ड्रग्स एक्टिव ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऐसे ड्रग्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं वो हम देख रहे हैं। उनमें हम ऑलरेडी एड्रीनर्जिक ड्रग देख चुके हैं, एड्रीनर्जिक। तो आज जो हम देखेंगे वो है कोलिनर्जिक ड्रग्स। ओके, इसका मैंने इंट्रोडक्शन पिछले टॉपिक में आपको दिया था कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं। ओके, इसलिए हमने क्लासिफिकेशन देखा था नर्वस सिस्टम का। तो उसमें हमने देखा था कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है उसके आगे चलकर फिर से दो पार्ट होते हैं ऑटोनॉमिक के, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एड्रेनर्जिक के लिए कि ऐसा मान लो कि अगर आपके सामने अचानक से शेर आ जाता है, तो शेर आने के बाद क्या क्या होता है, तो हमें डर लगने लगता है। तो शेर आने के बाद हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, तो इंक्रीज हार्ट रेट। ये सब कब होता है, जब एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है। एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, इट इनिशिएट फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। उस सिचुएशन में जिस कोई भी ड्रास्टिक सिचुएशन हो, कोई भी अगर आपके एग्जाम हो, या फिर मैंने आपको वो 3-4 सिचुएशन पिछली बार बताए थे, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें इंस्टेंटली कुछ काम करना है या भागदौड़ करनी है, उसी को हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। उस वक्त हमारे बॉडी को, हमारे हाथ और पैर को ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा चाहिए होता है, ब्लड का सप्लाई ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए हमारे हार्ट की जो पंपिंग है वो बढ़ती है, दैट इज इंक्रीज हार्ट रेट। तो आप एक ही एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक समझने के लिए आप एक ही दो एक एग्जांपल आपके सामने रखो। वो अगर शेर आ जाए, जिसमें आप याद रखो कि अगर आपके सामने टाइगर शेर आ जाए तो आपके साथ क्या होगा। और दूसरा कोलिनर्जिक में अगर आप कोई आपकी टेस्टी चीज देखते हो, टेस्टी मतलब कोई भी आपको जो भी खाने के लिए अच्छा लगता है, पिज्जा अच्छा लगता है या फिर जलेबी अच्छी लगती है या फिर भजिया अच्छे लगते हैं, कुछ भी आप खाने की अच्छी है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्टी। तो टाइगर सामने आने पर जो होता है वो सब किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम की वजह से। और टेस्टी चीज सामने आने के बाद जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो सब होते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के इसमें। तो मतलब ये जो एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम है ये किस चीज में हमें मदद करती है, दैट इज फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट, दिल की धड़कन बढ़ती है, मुंह का पानी सूख जाता है। आप मराठी में कहते हैं कि तोंडचं पाणी पळालं। ओके, तो आ, हमारे मुंह का पानी भी चला जाता है, मतलब सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाता है। ओके, एड्रेनर्जिक में ये हम कब बात कर रहे हैं, अगर टाइगर सामने आता है, शेर सामने आता है तो क्या होता है, तो मुंह का पानी चला जाता है, तो ड्राइनेस। हमारी आंखों की पुतलियां जिसको हम कहते हैं आयरिस या फिर प्यूपिल, प्यूपिल की साइज बढ़ती है क्योंकि सामने का जो मतलब एरिया है वो अच्छी तरह से सिचुएशन को अच्छी तरह से समझने के लिए जो हमारे आंखों की प्यूपिल से उसकी साइज बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं माइड्रेसिस। ओके, तो माइड्रेसिस होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो जो हमारे हाथ पैर के पेरिफेरल दो होते हैं, इंटरनल सेंट्रल एंड पेरिफेरल। तो जो पेरिफेरल ब्लड वेसल है, पेरिफेरल ब्लड वेसल का सप्लाई बढ़ता है, तो उसका क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा। पेरिफेरल जो हाथ पैर के ब्लड वेसल है उसका वैसोडाइलेशन होगा। और एंटरिक जो है, एंटरिक मतलब हमारे जीआई ट्रैक का जो ब्लड सप्लाई है वो कम होगा, क्योंकि टाइगर सामने आने के बाद हमें कुछ खाना तो नहीं है, हमारे जीआई सिस्टम को कुछ काम नहीं करना है, जो काम करना है वो टाइगर के जीआई सिस्टम को काम करना है। ओके, तो हमें सिर्फ उस सिचुएशन से भागना है। तो अंदर के जो ऑर्गन है, जीआई ट्रैक के ऑर्गन, जो लिवर होंगे या फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, उनको ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं। तो वहां के जो आर्टरीज है, वहां के ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज है उसका वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और हाथ पैर की जो आर्टरीज है उनका वैसो डायलेशन होता है। तो अलग अलग तरह के जो हमारे ऊपर के आर्टरीज है उनके ऊपर जो भी रिसेप्टर होंगे वो एक्टिवेट होंगे। ओके, उनका स्टिमुलेशन होगा। और जो हमारे जीआई ट्रैक के ऊपर रिसेप्टर होंगे उनका क्या होगा, मतलब इनहिबिशन होगा। ओके, तो इस तरह से टाइगर सामने आने के बाद जो भी चेंजेस हमारे
साथ होते हैं। हमारा ब्रोंकोडाइलेशन होता है, क्योंकि ज्यादा हम सांस ले सके इसलिए ब्रोंकाई का डायलेशन होता है। तो इस तरह से आपको ये चीजें समझनी है। नेक्स्ट, ये तो हम पिछली बार देख चुके हैं, हाइड्रोएनर्जिक ड्रग्स कौन से होते हैं, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, उनका एसएआर हमने देखा, उनके स्ट्रक्चर आईयूपीएसी ने देखा, प्लस उनके ऑपोजिट काम करने वाले ड्रग हमने देखे, उनका भी एसएआर देखा, वो सब हम देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कोलिनर्जिक क्या है। कोलिनर्जिक ये इसके ऑपोजिट है, हाइड्रोएनर्जिक के ऑपोजिट है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग हम राइट साइड में भी ज्यादा घुमा नहीं सकते, लेफ्ट साइड में भी ज्यादा घुमा नहीं सकते, तो उसको बैलेंस रखना पड़ता है। तो जब कभी भी एड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोलिनर्जिक सिस्टम फिर से काम करने लगती है। तो जब कभी भी कोई टेस्टी चीज हमारे सामने आती है, जलेबी हम जब कभी भी देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, दैट इज इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, इंक्रीज सिक्रेशंस। इसमें सिक्रेशन बढ़ता है, सिर्फ हमें दिखता है सलाइवा का सिक्रेशन, लेकिन सिर्फ यहाँ पर नहीं, कोई टेस्टी चीज जब हम देखते हैं तब हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि ये खानी चाहिए। जब खाना या खाने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है तब कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, ज्यादातर ऊपर तब एक्टिवेट होती है, तब सिक्रेशन बढ़ते हैं, हमारे बॉडी के सभी सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। उसमें हमारे मुंह की सलाइवरी ग्लैंड से वहाँ का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जीआई ट्रैक्ट के जो भी सेल्स होंगे जहाँ से एसिड सिक्रेशन बढ़ता है, तो एसिड सिक्रेशन डाइजेशन में मदद करने के लिए वो बढ़ जाता है, तो सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब कभी भी हम खाते उस चीज को, टेस्टी खाना खाते, मतलब कोई भी अगर खाना खाते हैं तो जीआई मोटिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज जीआई मोटिलिटी। ओके, तो इस वक्त क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी हमारे पीछे कोई शेर नहीं है, हमारे पीछे कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी हमें कहीं भागना नहीं है, कहीं पर भी जाना नहीं है, हम आराम से खा रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर जो हमारे हाथ और पैर को ब्लड सप्लाई की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे वक्त पर जो पेरीफेरल ब्लड वेसल है, पेरीफेरल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पेरीफेरल ब्लड वेसल मतलब जो सेंट्रल से बाहर है उसको हम पेरीफेरल कहते हैं। तो पेरीफेरल ब्लड वेसल जो होते हैं उनका क्या होता है, यहाँ पर वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो जो कि इस केस में नहीं होता था, इसमें वैसोडाइलेशन होता था। डायलेट होता है, डायलेट होता तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाता था, अभी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। हाथ पैर को अभी कहीं पर भागना नहीं है, हमें एक जगह पर बैठकर खाना है, तो हाथ और पैर और मसल को ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग डाइजेशन। ओके, तो डाइजेशन के वक्त किसको जरूरत है, तो जो एंटेरिक ब्लड वेसल है, एंटेरिक ब्लड वेसल, एंटेरिक मतलब जो हमारे जीआई ट्रैक्ट के ब्लड वेसल है या इंटरनल ऑर्गन के ब्लड वेसल है, तो एंटेरिक ब्लड वेसल मैं भी लिखता हूँ उसके लिए शॉर्ट में, तो उसका वैसोडाइलेशन होता है और वहां का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। क्योंकि ब्लड को क्या करना है, जो भी हम खाने में खाते हैं, न्यूट्रिशन डाइजेशन, न्यूट्रिशन जो होता है उसमें विटामिन से, प्रोटीन से, मिनरल से, कार्बोहाइड्रेट से, ये सब जब हम खाते हैं तो वो खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है और जीआई ट्रैक्ट के आसपास जो भी ब्लड जमा हो गया है वो ब्लड क्या करता है, जो माइक्रो मॉलिक्यूल से, माइक्रो न्यूट्रिएंट से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो इस तरह से इसलिए जो जीआई ट्रैक्ट है एंट्रिक सिस्टम है, ओके, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उस जगह पर ब्लड सप्लाई ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि ब्लड को क्या करना है, न्यूट्रिशन कलेक्ट करना है। इसलिए वहां की जो भी आर्टरीज है उन आर्टरीज का वैसोडाइलेशन होता है। ओके, ये हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि एक्चुअली क्या है एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक सिस्टम, क्योंकि आपको अगर बेस समझ में नहीं आता है तो आगे कुछ भी नहीं समझेगा। ओके, तो एड्रेनर्जिक मतलब क्या है, भागदौड़ वाली जिंदगी जिसको हम कहेंगे एड्रेनर्जिक, और कोलिनर्जिक मतलब आराम की जिंदगी, इसमें कोई भागदौड़ नहीं है। तो इसीलिए कोलिनर्जिक क्या है, इट इनिशिएट रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ओके, तो इस केस में जब हम खाते और आराम से पचाते उसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। तो क्या होता है उस समय, सारे सिक्रीशन बढ़ते,
जो सिक्रीशन टाइगर सामने आती ही चले जाते थे, मतलब जलेबी देखती है मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन सामने अगर शेर आता है तो वो पानी सूख जाता है। हमारे हमें हमारा जो गला है वो भी सूख जाता है, क्योंकि आगे सामने क्या है, शेर आ जाता है। ओके, तो कोलिनर्जिक में ये सारे सिक्रीशन बढ़ जाते हैं। आंखों की पुतलियां कम हो जाती है, क्योंकि हमें क्या है, अभी सो जाना है, हमें सोना है और उसको खाने को पचाना है, कुछ भी हमें काम नहीं करना है। इसलिए उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। ओके, उसमें क्या होता है, मियोसिस। इसमें क्या होता था, माइड्रेसिस होता था। लेकिन कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, मियोसिस होता है। क्योंकि आंखों को कुछ काम नहीं करना है, आंखों को आराम करना है, इसलिए उसके आंखों की जो प्यूपिल्स है उसकी साइज कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं मियोसिस। तो आंखों आंख, ये जो सेंसरी नर्व, सेंसरी जो ऑर्गन है वो सारे उनका काम करना कम हो जाता है, सेंसेस का काम करना कम हो जाता है, क्योंकि पूरा जो ब्लड सप्लाई है, पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइजेशन पर होता है। तो सिक्रेशन बढ़ता है, प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम कहते हैं मियोसिस। उसके बाद जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई का भी क्या होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि सांस भी हमें धीरे धीरे लेनी पड़ती है, कहाँ पर जाना नहीं है, जोर जोर से सांस नहीं लेनी है, तो ब्रोंकाई की साइज भी कम हो जाती है, जिसमें ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है। तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होते, ओके, तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन जीआई मोटिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो जीआई इंक्रीज, जीआई मोटिलिटी, क्योंकि हमें उस खाने को पचाना है। तो इस तरह से दो सिस्टम है, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। हार्ट पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता होगा, एड्रेनर्जिक नर्व सिस्टम क्या करती थी, हार्ट रेट को बढ़ाती थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए हाथ और पैर को। लेकिन अभी ज्यादा ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन को नहीं चाहिए, सिर्फ इस जीआई ट्रैक को चाहिए, जो कि मिल जाता है, इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए। इसलिए कोलिनर्जिक में हार्ट रेट कम हो जाता है। ओके, तो एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनलिन वो क्या है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, दीज आर मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम। वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। और कोलिनर्जिक का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिल कोलिन, वो क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, तो हार्ट रेट भी कम हो जाता है। तो हार्ट का जो इफेक्ट है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया, और भी आगे चलकर हम इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से कोलिन या फिर एसिटिल कोलिन का यहाँ पर रिलीज होता है। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटिल कोलिन। ओके, तो देखेंगे हम किस तरह से एसिटिल कोलिन रिलीज होता है एक्चुअली, वो हम देखेंगे। यहाँ पर ये जो कोलिन है किस तरह से सिंथेसिस होता है, ये हम अभी नर्व टर्मिनल में देख रहे हैं। तो दो न्यूरॉन है यहाँ पर हम देख रहे हैं, दिस इज वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एंड है और ये दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक्सॉन का टर्मिनल है। ओके, और ये डेंड्रॉन का रिसीवर है, दिस इज डेंड्राइट विच रिसीव्स सिग्नल्स। तो ये जो दोनों का कांटेक्ट होता है, दोनों का जॉइंट होता है, उसको कहा जाता है सिनेप्स, इसको कहा जाता है सिनेप्स। और सिनेप्स से पहले वाले जो न्यूरॉन है उसको प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग कहा जाता है, या फिर प्री सिनेप्टिक नर्व कहा जाता है। प्री मतलब पहले, किसके पहले, सिनेप्स, सिनेप्स के पहले, क्योंकि फ्लो इस तरह से फ्लो आ रहा है। ओके, तो सिनेप्स से पहले वाली जो न्यूरॉन की एंडिंग है या फिर न्यूरॉन है उसको प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है, या फिर प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग कहा जाता है, या फिर प्री सिनेप्टिक नर्व कहा जाता है। इसको जो सिनेप्स के बाद आती है उसको पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, तो जो सिनेप्स के बाद में आती है उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक नर्व एंडिंग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर नेचुरली कोलिन प्रेजेंट होता है इस किसमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ओके, सिंपैथेटिक में होता है नॉरएड्रेनालिन का सिंथेसिस या फिर नॉरएड्रेनालिन का सिंथेसिस, और एड्रेनालिन का सिंथेसिस तो एड्रेनल ग्लैंड में होता है, वो हम देख चुके हैं पिछले यूनिट में। तो इस यूनिट में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम है, उसके न्यूरॉन में कोलिन और एसिटिल कोए ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो भी हम रिएक्शन में देखने वाले किस तरह से होते हैं। तो कोलिन और एसिटिल कोए ये दोनों मिलकर बनाते हैं एसिटिल और कोलिन, दोनों एसिटिल कोए का हमने एसिटिल लिया और कोलिन को कोलिन लिया, तो हम बन जाता है हमारा एसिटिल कोलिन, विच इज द
मेन न्यूरोट्रांसमीटर, विच इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये वेसिकल में स्टोर किया जाता है। वेसिकल मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, हर एक जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसी तरह से स्टोर होता है। नॉर एड्रेनलिन भी इसी तरह से स्टोर होता है, एसिटिलकोलिन भी इसी तरह से नर्व एंडिंग में स्टोर होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली रिलीज नहीं होता है। जब कभी भी स्टिमुलस आएगा, अभी स्टिमुलस क्या हो सकता है, हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी हमारे जीआई ट्रैक्ट में जो सेंसर होंगे, वो सेंसर क्या करेंगे, हमारे ब्रेन को, या फिर हमारे, हम खाने को जब कभी भी देखते भी है, टेस्टी खाना या फिर खाने की थाली हम देखते भी है, तो हमारे आंख भी क्या है, आंख हमारे सेंसर है। हम हमारे आय से, आंख से देखते हैं, तो हमारी आंख क्या करती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि हाँ भी हमें क्या है, खाना मिलने वाला है। तो वही से कुछ सेंसर या वही से कुछ मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, वही से कुछ मतलब हम क्या कह सकते हैं, करंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं सेंस। तो जब कभी भी ये करंट आएगा, वो इम्पल्स आएगा, वो इम्पल्स किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन केमिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम। केमिकली हर किसी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो जब कभी भी कैल्शियम न्यूरॉन के अंदर आएगा, ये कब आता है, जब ब्रेन सिग्नल देता है। ब्रेन कब सिग्नल देगा, जब हम खाना खाएंगे। ओके, तो कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आने के बाद इसका क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। मतलब क्या है, जो वेसिकल है, जो सैटेलाइट स्ट्रक्चर है, वो रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद, यहाँ से क्या होता है, एसिटिलकोलिन रिलीज होता है। एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, और यहाँ पर इस सिनेप्स में एक एंजाइम है जो इसको, इसका मेटाबॉलिज्म भी करने के लिए रेडी रहता है, इसको हम कहते हैं एसिटिलकोलिन एस्टरेज। एसिटिलकोलिन एस्टरेज, ओके। ACH इज एब्रिविएशन फॉर एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन को शॉर्ट फॉर्म में हम ACH लिखते हैं, ओके। तो एसिटिलकोलिन एस्टरेज, एसिटिलकोलिन एक ईस्टर है। एसिटिलकोलिन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इट इज वन ऑफ ईस्टर। तो ये जो ईस्टर है, वो ईस्टर का ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम मतलब ईस्टरेज, ओके। तो एसिटिलकोलिन ईस्टरेज यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन करता है। तो मान लो 3-4 अगर रिलीज होते हैं, तो उसमें से आधा तो ब्रेकडाउन हो जाता है, और बाकी जो बचा कुचा है वो रिसेप्टर को अटैच होता है। तो ये क्या है, दो रिसेप्टर है जिसको ये अटैच होती है। वो बाद में हम देखेंगे कौन से रिसेप्टर है। जैसे हाइड्रोनर्जिक के अलग रिसेप्टर थे, वैसे इसके भी अलग रिसेप्टर होते हैं। ओके, तो ये जो एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, तो ये रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। अभी ये रिसेप्टर हम बाद में देखने वाले कि कौन से रिसेप्टर है। तो इस तरह से उसका क्या होता है, बायोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म दोनों। सिंथेसिस होता है किस में, इन नर्व एंडिंग्स या इन प्रीसिनेप्टिक नर्व, और उसके बाद जो सिनेप्स है उसमें उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। या फिर यहाँ पर अगर ना हो तो बाद में लीवर में भी उसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है। तो वही हम, यही प्रोसेस हम रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में ये तो आप कोलॉजी में लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में आपको यही केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म दैट इज मेटाबॉलिज्म, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ओके। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटिलकोलिन, तो ये कब कहाँ होता है, इन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो आपको पता है एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन ऑलरेडी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। जब कभी भी एनर्जी मिलेगी, एटीपी मिलेगी, तो एटीपी और एसिटेट आयन, एटीपी के प्रेजेंस में एसिटेट आयन और कोएंजाइम ए, इट इज अनदर एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल, ये दोनों अटैच हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम दैट इज एसिटिल कोए सिंथेटेज। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं हमारे लिए, ये बनाने वाले हमारे लिए एसिटिल कोए। ये जो है इसका नाम जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दिस इज एसिटिल कोएंजाइम ए। तो हमें क्या चाहिए, एसिटिल कोए।
आपको पता है यहाँ पर एसिटिल कोए जब बनेगा तभी कोलिन के साथ अटैच होकर वो एसिटिल कोलिन बनेगा। लेकिन एसिटिल कोए बनने के लिए हमें कौन चाहिए, यहाँ पर एसिटिल कोए बनने चाहिए एसीटेट चाहिए और कोएंजाइम ए चाहिए। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए के सिंथेसिस के लिए मदद करता है। इसलिए उसका एंजाइम मैंने आपको बताया था, एंजाइम का नाम उसके काम से ही डिफाइन होता है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस करने में ये एंजाइम मदद करता है, इसलिए उसका नाम ही है एसिटिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। एसिटिल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस करता है, इसलिए एसिटिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। तो एसिटिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज के प्रेजेंस में ये दोनों एसिटेट और कोएंजाइम ए, यहाँ पर सल्फ हाइड्रोजन ग्रुप इसकी साइड चेन की तरह काम करता है। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे लिए एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, तो अभी एसिटिल कोएंजाइम ए जो है, तो एसिटिल कोएंजाइम ए ये कंबाइन होता है कोलिन के साथ, जहाँ पर ये इस फिगर में, इस डायग्राम में हमने देखा है कोलिन और एसिटिल कोएंजाइम ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एसिटिल कोलिन बनाते हैं। लेकिन केमिकली कैसे होता है, केमिकली यहाँ पर कोलिन और एसिटिल कोएंजाइम ये एसिटिल ट्रांसफरेज के, एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटिल ग्रुप जो है वो इस कोलिन को ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो स्ट्रक्चर है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन है, दिस इज आवर प्रोडक्ट एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन और कोलिन के दोनों के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या नहीं है, इसमें प्रेजेंट नहीं है सिर्फ एसिटिल ग्रुप। ओके, एसिटिल ग्रुप नहीं है। तो इस एसिटिल कोएंजाइम ए का हमें क्या चाहिए, सिर्फ एसिटिल ग्रुप चाहिए। तो एसिटिल ग्रुप अगर हम कोलिन को ट्रांसफर कर दे, एसिटिल कोएंजाइम ए का एसिटिल ग्रुप अगर हम कोलिन को ट्रांसफर कर दे तो कोलिन को मिल जाएगा एसिटिल ग्रुप और हमें मिल जाएगा एसिटिल कोलिन। ओके, तो इसलिए एक ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, अगेन जो काम करता है उसका वही नाम है एसिटिल ट्रांसफरेज, एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम, दैट इज एसिटिल ट्रांसफरेज। तो एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटिल को एक स्ट्रक्चर में से एसिटिल ग्रुप निकलता है और हमारी कोलिन ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है और हमें मिलता है हमारा फाइनली प्रोडक्ट, दैट इज एसिटिल कोलिन। सो दिस इज एसिटिल कोलिन। तो यहाँ पर हमारा क्या खत्म हो जाता है, सिंथेसिस खत्म हो जाता है, दैट इज बायोसिंथेसिस। बायो मतलब बॉडी के अंदर होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। ओके, अगेन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है मैंने आपको बताया, यही एसिटिल कोलिन जब एसिटिल कोलिन हिस्टेरेज के कांटेक्ट में आता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है एसिटिल कोलिन हिस्टेरेज को कांटेक्ट में आता है, तो फिर से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एसिटेट अलग हो जाता है और कोलिन अलग हो जाता है। जो कोलिन पहले एसिटिल कोए के साथ मिलकर एसिटिल कोलिन बनाता था, तो वही कोलिन फिर से अलग हो जाता है, फिर से जाकर ये कोलिन नए एसिटिल कोए एंजाइम ए के साथ फिर से एसिटिल कोलिन बना सकता है। ओके, तो इस तरह से ये मेटाबॉलिज्म जो है वो नर्व सिनेप्स में भी हो सकता है या फिर लीवर में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ये एसिटिल कोलिन काम दिखाने के बाद, उसके एक्शन दिखाने के बाद भी उसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है या फिर पहले भी हो सकता है। ओके, तो अगर ये रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो अपना इफेक्ट पहले दिखाएगा और बाद में उसका मेटाबॉलिज्म होगा। रिसेप्टर को अटैच अगर नहीं होता है तो पहले ही जो सिनेप्टिक क्लिप में या फिर सिनाप्स में एंजाइम प्रेजेंट है वो उसका मेटाबॉलिज्म कर दे। ओके, सो दिस इज अबाउट बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटिल कोलिन। यहाँ पर हमने ये एंड कर दिया बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटिल कोलिन। नेक्स्ट हम पार्ट यहाँ पर देखेंगे, दैट इज कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बॉडी में कौन कौन से कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है विद देयर इफेक्ट्स। जैसे हमने एड्रेनर्जिक में देखा था वैसे यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें हम स्टार्ट करेंगे अभी कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, विच रिसीव्स, उनका नाम ही उसका काम बताए, जो रिसीव करते हैं। किसको रिसीव करेंगे, किसी को भी रिसीव कर सकते हैं। मैंने आपको एयरपोर्ट का एग्जांपल बताया था, एयरपोर्ट के ऊपर
अब अगर कोई मेहमान आने वाला है तो उसको भेजने के लिए हम किसी को भेजते हैं या हम खुद जाते हैं। तो अगर हम खुद भी जाते हैं या किसी को भेजते हैं तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर, रिसीव करने वाला। ओके, तो उसी के साथ वो जो मेहमान है वो अटैच हो जाता है, मतलब उसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ वो जो ड्रग होगा, वो केमिकल एजेंट होगा, वो अटैच होता है और फिर अपना इफेक्ट दिखाता है। तो जब कभी भी वो मेहमान आता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो सबसे पहले देखता है कि अपने नाम की किसी के पास नेम प्लेट है क्या। तो नेम प्लेट के ऊपर जिसके पास उसका नाम होगा उसी के पास जाकर अटैच होगा, उसी के पास जाकर क्या होगा, बोलेगा कि मैं ही ये हूँ। तो अपनी आइडेंटिटी उसको बताएगा, और जब अपनी आइडेंटिटी उसको बताएगा तब रिसेप्टर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। सेम थिंग यहाँ पर होती है जब कोई केमिकल एजेंट या ड्रग बॉडी के अंदर जाता है तो हर किसी ऑर्गन के ऊपर एक्ट नहीं करता है, तो स्पेसिफिकली वहाँ के रिसेप्टर, जो जिस रिसेप्टर के साथ उसका केमिकली इंटरेक्शन होगा उसी के साथ जाकर वो क्या होगा, अटैच होगा। इसमें दो तरह के हो सकते हैं केमिकल एजेंट, वो मैं आपको बता चुका हूँ, नॉन सिलेक्टिव एंड अनदर वन इज सिलेक्टिव। ओके, तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसेप्टर के दो टाइप कौन से होते हैं। कौन से रिसेप्टर हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। पिछले यूनिट में हमने एड्रेनर्जिक रिसेप्टर देखे थे, जहाँ पर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन और डोपामाइन काम करते थे। यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, इनके ऊपर काम करेगा मेनली एसिटिल कोलिन। इट इज आवर मेन न्यूरोट्रांसमीटर। तो एसिटिल कोलिन दो तरह के रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। पहला जो रिसेप्टर है उसको हम कहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। अभी इसका जो नाम है वो निकोटिनिक रिसेप्टर है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है केमिकल एजेंट है उसको हम कहते हैं निकोटिन, जो टोबैको में होता है। ओके, तो टोबैको में जो निकोटिन होता है, निकोटिन जिस रिसेप्टर, मतलब ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को निकोटिन भी अटैच हो सकता है प्लस एसिटिल कोलिन भी अटैच हो सकता है। या दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो निकोटिन बॉडी के अंदर लेने के बाद, निकोटिन बॉडी के अंदर लेने के बाद हमारे बॉडी में जो भी एक्शन एक्शन हमें दिखती है, वही सारे एक्शन एसिटिल कोलिन उसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद दिखाता है। ओके, तो निकोटिन हम लेते भी नहीं है, फिर भी एसिटिल कोलिन इस रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद निकोटिन की तरह एक्शन दिखाता है, इसलिए उस रिसेप्टर को हम कहते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। ओके, तो इस तरह से समझो या फिर इतना ही समझो कि एक ही रिसेप्टर, उस रिसेप्टर के ऊपर एसिटिल कोलिन भी अटैच हो सकता है और प्लस निकोटिन भी अटैच हो सकता है, इसलिए उसको कहते हैं हम एसिटिल निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। ओके, इसको हम कहते हैं निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। दिस इज फर्स्ट टाइप। और इसका जो टाइप है वो है आयन चैनल। इसको हम दूसरा, इसका जो टाइप है रिसेप्टर का टाइप वो है आयन चैनल रिसेप्टर। ओके, आयन चैनल रिसेप्टर, जो रिसेप्टर का आपका कोलॉजी का टॉपिक है उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि इस तरह से 5 प्रोटीन्स, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, वो 5 प्रोटीन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ओके, और पाइप की तरह होते हैं। ओके, तो 5 पाइप की तरह ये प्रोटीन होंगे इस तरह से, और ये क्या बनाते हैं, एक बीच में से, उसके बीच में से एक होल बनता है। ओके, या उसके बीच में से मेम्ब्रेन बनता है। तो ये जो 5 पाइप की तरह प्रोटीन है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उनके अलग अलग सब यूनिट होते हैं, उनको हम अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, डेल्टा सब यूनिट कहते हैं। तो जब कभी भी ये हमारा एसिटिल कोलिन आएगा और एसिटिल कोलिन इस निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर, जो कि एक आयन चैनल रिसेप्टर है, जो आयन का चैनल खोल देता है या आयन को एंट्री देता है। ओके, इसको हम कहते हैं आयन चैनल रिसेप्टर। तो एसिटिल कोलिन क्या करेगा, इस रिसेप्टर के ऊपर अटैच होगा और इसको खोल देगा। तो आपने सुना होगा सीसॉ, सीसॉ जो हम बगीचे में जाते हैं और उसके ऊपर एक साइड से अगर हम बैठते हैं तो दूसरी साइड ऊपर हो जाती है। तो उसी तरह से एसिटिल कोलिन जब यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो ये जो बीच का हिस्सा है वो खुल जाता है, और कितने, बहुत 0.1 मिली सेकंड के लिए खुलता है, और उतने ही सेकंड में यहाँ से अंदर जाता है सोडियम Na+।
और Na+ जैसे ही इस सेल के अंदर जाएगा तो इस सेल का क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, इस सेल का क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा और सेल अपनी एक्टिविटी दिखाएगा। ओके, तो इस तरह से अगर ये जीआई ट्रैक्ट का है, ये सलाइवरी ग्लैंड का सेल है तो सलाइव का सिक्रीशन बढ़ेगा, अगर ये जीआई ट्रैक्ट का सेल है तो जीआई ट्रैक्ट का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। तो ये एसिटिलकोलिन इस तरह से काम करता है इस आयन चैनल रिसेप्टर में। सो दिस इज निकोटिनिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर का फर्स्ट टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर। दूसरा है यहाँ पर हमारे पास मस्कैरिनिक रिसेप्टर, अनदर एक मस्करिन नाम का केमिकल है। मस्करिन एक स्पेसिफिक टाइप का एक मशरूम होता है, उस मशरूम में मस्करिन केमिकल पाया जाता है। तो ये मस्करिन हमारे बॉडी में जैसे इफेक्ट दिखाता है वैसे ही इफेक्ट एसिटिलकोलिन अगर ये रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं तो वैसे ही इफेक्ट दिखाता है। तो इन शॉर्ट मस्करिन और एसिटिलकोलिन दोनों अगर इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएंगे तो सेम इफेक्ट दिखाएंगे। ओके, तो मस्करिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, ओके, ये दो ब्रॉड टाइप। उसमें ये जो मस्करिनिक रिसेप्टर है इट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जैसे ये आयन चैनल रिसेप्टर था वैसे ये है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसमें मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें ये जो रिसेप्टर है इस तरह से स्पाइरल प्रेजेंट होता है और उसकी 7 मतलब वो 7 टाइम्स ये अंदर आता है और फिर से सेल से बाहर जाता है और एक स्नेक की तरह ये स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए उसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहा जाता है। ओके, स्नेक की तरह ये अपना मतलब स्ट्रक्चर होता है उसका, इसलिए उसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहा जाता है। और इसको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ओके, तो जी प्रोटीन दैट इज अनदर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कपल्ड होता है, अटैच होता है, इसलिए उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं। तो इसके भी इस मस्करिनिक रिसेप्टर के भी अलग अलग 5 टाइप है, M1, M2, M3, M4, M5। ओके, तो M1, M2, M3, M4, M5 these are 5 types of muscarinic receptor and निकोटिनिक के 2 टाइप होते हैं N। देखो ये जो बड़ा N और उसके पास में आपको छोटा N लिखना है, इस तरह से N को कभी नहीं लिखना है। ओके, N में आपको लिखना है इस तरह से। तो ये उसका लोकेशन दिखाता है, दिस इज निकोटिनिक रिसेप्टर और प्रेजेंट इन न्यूरॉन, मेनली ये प्रेजेंट होता है न्यूरॉन में या फिर ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में। गैंग्लिया मतलब जहाँ पर हमारे ब्रेन के अंदर या सीएनएस के अंदर जहाँ पर सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज एक साथ आ जाती है उस जंक्शन को गैंग्लिया कहा जाता है। सेल बॉडीज आपको पता है इस तरह से सेल बॉडीज एक साथ आ जाती है और उनके एक्सॉन बाहर के साइड में रहती है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो पूरा क्लस्टर है, पूरा मास है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन होता है, जहाँ पर एक्चुअली जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल की जाती है, उसको हम कहते हैं गैंग्लिया। और ये अगर ये गैंग्लिया अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है तो उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ओके, तो सेल बॉडी आपको पता होगा, सेल बॉडी किसकी, नर्व की सेल बॉडी एक साथ आ जाती है और एक्सॉन बाहर की तरफ रहते हैं, जैसे उसको हम जंक्शन कहेंगे, जैसे मनमाड़ का जंक्शन है या भुसावल का जंक्शन है, तो मनमाड़ के जंक्शन में पूरे बॉम्बे से ट्रेन आती है, वहां पर भुसावल से ट्रेन आती है, नांदेड़ से ट्रेन आती है, अलग अलग जगह से ट्रेन आती है और ट्रेन आकर यहाँ पर एक साथ सभी मिलती है। वैसे ही सारे न्यूरॉन यहाँ पर आ जाते हैं और उनकी जो सेल बॉडीज है, उनकी जो हेड है, वो सारे हेड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उस जंक्शन को हम कहते हैं गैंग्लिया। ओके, तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया वहां पर प्रेजेंट है प्लस सीएनएस में प्रेजेंट है, इसलिए ये जो छोटा एन है वो आपको उसका लोकेशन दिखाता है। दूसरा निकोटिनिक का यहाँ पर टाइप है एन। अगेन ये कैपिटल एम है लेकिन आपको स्मॉल छोटा लिखना है, तो उसकी साइज छोटी लिखनी है। और इसका यम भी आपको क्या दिखाता है, उसका लोकेशन दिखाता है, जो मसल में प्रेजेंट होते हैं और मेनली स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में जो प्रेजेंट होते हैं
वो निकोटिनिक और मस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर, इसको हम कहेंगे मस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर, और इसको हम कहेंगे न्यूरोनल। ओके, इसको हम कहेंगे न्यूरोनल, जो न्यूरॉन में प्रेजेंट है, न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर एंड दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेशन, ये सीएनएस में प्रेजेंट है और ये स्केलेटल मसल में प्रेजेंट है। और आपको पता है स्केलेटल मसल का केस में क्या होगा, आप बता सकते हो, ये न्यूरोनल स्केलेटल मसल, ये जो कोलिनरिक नर्व सिस्टम है, यहाँ पर स्केलेटल मसल का कंस्ट्रक्शन होगा या रिलैक्सेशन होगा, तो यहाँ पर इसका रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कुछ भी एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ओके, ये रिलैक्सेशन करते हैं स्केलेटल मसल का। तो कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे जो मसल है वो टाइट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पाज्म, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर स्केलेटल मसल। तो ऐसे वक्त पर ये जो स्पाज्म है इसको रिलीव करने के लिए स्पाज्मोलाइटिक हम देते हैं। तो वो स्पाज्मोलाइटिक क्या होते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग स्पाज्मोलाइटिक की तरह काम करते हैं। ओके, तो न्यूरोनल और ये जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में ये रिसेप्टर है, वहां पर अगर एसिटिलकोलिन जाकर अटैच हो जाता है तो क्या करता है, सीएनएस के अलग अलग काम करता है। यहाँ पर ये इंक्रीज मेमोरी बढ़ाने का काम करता है। ओके, तो अगेन डिसीजन मेकिंग, तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़ाने का भी काम करता है। तो इस तरह से एन रिसेप्टर अलग अलग यहाँ पर काम करता है। सो दिस वाज अबाउट निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक के हमने 5 टाइप देखे, M1, M2, M3, M4, M5। ओके, इसमें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से लिखा है। तो पॉजिटिव मतलब अगर M1 के साथ एसिटिलकोलिन अटैच हो जाता है तो उस ऑर्गन का एक्साइटेशन होता है। ओके, तो पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिलता है। अगर M2 के साथ अटैच होता है एसिटिलकोलिन तो हमें निगेटिव इफेक्ट मिलता है, मतलब उसका इनिबिशन होता है। जिस ऑर्गन के ऊपर भी M2 प्रेजेंट है, अगर वहां पर एसिटिलकोलिन अटैच हो जाए तो उस ऑर्गन का क्या होता है, यहाँ पर इनिबिशन होता है। नेक्स्ट, M3 के ऊपर अगर हमारा एसिटिलकोलिन अटैच हो जाए तो M3 यहाँ पर उसका क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिलता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। तो M1, M3 एंड M5 ये ऐसा क्यों होता है, इसलिए एक वेरी इंटरेस्टिंग थियरी हमारे पास है। M1, M3 एंड M5 ये जो रिसेप्टर है, अगेन दीज आर आल्सो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। लेकिन जब कभी भी ड्रग आता है तो ड्रग आने के बाद इनके पास जो प्रोटीन है, जी M1, M3 और M5 के पास जो प्रोटीन है वो स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है, जिसको हम कहते हैं GQ प्रोटीन। ये जो GQ प्रोटीन है इसको याद रखो अच्छी तरह से। M1, M2 और M1, M3 और M5 इसमें जी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कपल रिसेप्टर में स्पेसिफिकली कौन से प्रोटीन के साथ ड्रग रिसेप्टर या ड्रग अटैच होता है, तो GQ प्रोटीन के साथ एसिटिलकोलिन अटैच होता है। और GQ को ओके, तो GQ के साथ अटैच होने के बाद, GQ के साथ अटैच होता है और GQ के साथ अटैच होने के बाद इसका एक स्पेसिफिक रोल है, स्पेसिफिक इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये किसी भी GQ प्रोटीन क्या करता है, उस सेल की एक्टिविटी को बढ़ाता है, इंक्रीज इन एक्टिविटी। वो क्या करता है, उस सेल की एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसको हम कहते हैं। इस वजह से तो ध्यान, इस चीज को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि M1, M3 और M5 ये जो रिसेप्टर है इनका ही प्रोटीन है, क्योंकि इनका टाइप ही क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो इनका ही एक प्रोटीन है GQ प्रोटीन, उसके साथ ड्रग अटैच होता है, इसलिए उसकी एक्टिविटी बढ़ती है या फिर एक्साइटेशन दिखाता है। उसके अपोजिट दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस मतलब निगेटिव इफेक्ट क्यों मिलता है हमें, एसिटिलकोलिन ही है, एसिटिलकोलिन ही काम करता है, लेकिन एसिटिलकोलिन कुछ रिसेप्टर के ऊपर एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखाता है और कुछ रिसेप्टर के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिटिलकोलिन M1, M3 और M5 के ऊपर जब भी एक्ट होगा तो वो GQ प्रोटीन के साथ अटैच होगा, जो कि एक एक्साइटेटरी प्रोटीन है।
इसको हम कहेंगे एक्साइटेटरी प्रोटीन। लेकिन एसिटिल कोलिन अगर M2 एंड M4 के साथ अटैच होगा तो M2 और M4 के पास GQ प्रोटीन नहीं है, उनके पास GI प्रोटीन है। तो GI प्रोटीन, आई से आप याद रख सकते हो, आई से आप याद रख सकते हो, इट इज इनहिबिटरी प्रोटीन। ओके, आई मतलब इनहिबिटरी। तो GI प्रोटीन के साथ एसिटिल कोलिन यहाँ पर अटैच होता है और उससे क्या होता है, इनहिबिशन होता है, डिक्रीज इन एक्टिविटी। ओके, तो इस तरह से M2 और M4 के साथ अगर अटैच हो जाए हमारा ड्रग तो वो क्या होगा, यहाँ पर उसका CNS के साथ, CNS M4 के साथ अगर एसिटिल कोलिन अटैच हो जाए तो CNS का डिप्रेशन होगा। सारी जो एक्शन है CNS के ऊपर, अच्छी जो एक्शन हमें मिलती थी वो हमें नहीं मिलेगी। ओके, तो इस तरह से अभी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। M1 जो रिसेप्टर है इट इज प्रेजेंट इन CNS, तो M1 और NN ये दोनों एक जैसे इफेक्ट दिखाते हैं, ये भी मेमोरी में काम करता है। CNS में जो भी M1 रिसेप्टर है, अगर M1 के साथ एसिटिल कोलिन अटैच हो जाता है तो CNS की एक्टिविटी बढ़ती है, इसमें मेमोरी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग बढ़ता है, परसेप्शन बढ़ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो उसके बाद ये जो M1 रिसेप्टर है दिस आर आल्सो प्रेजेंट इन पैराइटल सेल्स, GI ट्रैक में, स्टमक में पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ये M1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। वहां पर जब कभी भी एसिटिल कोलिन अटैच होगा तो वो क्या करेगा वहां पर HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ाएगा, जो कि हमें डाइजेशन में मदद करेगा। तो ये सारे इफेक्ट कब, कौन से सिस्टम के हम देख रहे हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम के, हम खाते हैं और आराम करते हैं। ओके, तो जब भी हम खाते हैं तो डाइजेशन करना है तो HCl की जरूरत है, तो हम M1 जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसका सिक्रीशन, एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट M2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होता है एसिटिल कोलिन, और आपको पता है M2 इज इनहिबिटरी रिसेप्टर, तो ये क्या है, हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है और प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट है। तो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट है, जनरली SA नोड और AB नोड, पर्किंजे फाइबर, इनके ऊपर प्रेजेंट है, तो इनके ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है एसिटिल कोलिन, इनके ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है। क्यों, क्योंकि M2 के ऊपर उसका इनहिबिटरी इफेक्ट है। ओके, तो इस तरह से एक ही केमिकल एक रिसेप्टर के ऊपर एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखाता है और एक ही केमिकल दूसरे रिसेप्टर के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है, ड्यू टू द नेचर ऑफ रिसेप्टर। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर का नेचर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो केमिकल काम कर रहा है उसका नेचर और जो रिसेप्टर है उसको रिसीव कर रहा है उसका नेचर, ये दोनों का नेचर जब मिलता है, उन दोनों के नेचर से ही हमें हमारा इफेक्ट पता चलता है। तो हार्ट का जो काम है वो कम हो जाता है, हार्ट के ऊपर उसका इनहिबिटरी इफेक्ट है, तो हार्ट रेट कम हो जाएगा और ब्लड सप्लाई भी बॉडी का कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नींद आने लगेगी, क्योंकि ब्रेन का भी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और हमें जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें कुछ ज़्यादा एक्टिविटी कर नहीं पाते, थोड़ा आराम हमें करना पड़ता है, तो इसीलिए क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है। M3 रिसेप्टर दिस आर ये प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल में, यहाँ पर सिर्फ सिक्रीशन होता है, और सिक्रीशन कहाँ पर, प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल में उसका सिक्रीशन कम हो जाता है, एसिटिल कोलिन का सिक्रीशन यहाँ पर कम हो जाता है अगर M2 रिसेप्टर के ऊपर वो काम करता है तो यही केस हमने एड्रेनालिन में भी देखा था। एड्रेनालिन में भी एक रिसेप्टर था जो ऑपोजिट एंटागोनिस्ट काम करता था। ओके, वैसे यहाँ पर ही काम करता है। नेक्स्ट M3 receptor. M3 receptor these are present in exocrine glands as well as beta cells. तो exocrine glands में पैनक्रियाज आते हैं, या फिर जो सलाइवा से लेकर पूरी GI ट्रैक्ट में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं वो सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। तो वो सारे सिक्रीशन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो M3 रिसेप्टर इज पॉजिटिव रिसेप्टर, तो उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। बीटा सेल जो पैनक्रियाज की बीटा सेल है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है, क्योंकि GI ट्रैक्ट में खाना चला गया है, ग्लूकोज चला गया है, तो उसको अगर अच्छी तरह से डाइजेस्ट करना है तो इंसुलिन की जरूरत है, तो इंसुलिन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट M4 रिसेप्टर, इट इज अगेन प्रेजेंट इन CNS। M4 एंड M5 का इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, लेकिन
M4 इज आल्सो प्रेजेंट इन CNS जिसका इनहिबिटरी इफेक्ट है, और M5 इज प्रेजेंट स्पेसिफिकली इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, अलग बहुत बार पूछा जाता है कि M5 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, तो पूरी बॉडी में सिर्फ इसी एक रीजन में ये प्रेजेंट होता है, दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो कि डोपामाइन के रिलीज में मदद करता है। तो इसका भी क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ओके, तो एसिटिल कोलिन हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट दिखाएगा, तो अगर आपको रिसेप्टर पता है, रिसेप्टर का लोकेशन पता है, और बेसिक अगर आपको पता है कि कोलिनर्जिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट में काम करता है, और कौन से पॉजिटिव रिसेप्टर है कौन से नेगेटिव रिसेप्टर है अगर पता है, तो एसिटिल कोलिन का इफेक्ट आप बता सकते हो। तो एसिटिल कोलिन क्या करेगा, यहाँ पर सीएनएस में मेमोरी बढ़ाएगा, मैंने आपको बताया था, डिसीजन मेकिंग बढ़ाएगा। पैराइटल सेल में क्या करेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट है, तो क्या करेगा, यहाँ पर HCl का सिक्रेशन बढ़ाएगा। M2 के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है, इसलिए SA नोड AB नोड के ऊपर काम करके वो हार्ट रेट को कम करेगा। प्रीसिनेप्टिक नर्व टर्मिनल में उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा। M3 के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जितने भी है, सलाइवरी ग्लैंड से लेकर हमारे सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड्स होगा, या फिर उसके बाद हमारे उसको हम क्या कहते हैं, GI ट्रैक के जो सारे ग्लैंड्स है जहाँ पर सिक्रेशन होते हैं, पैनक्रियाज है, तो वो सारे बाइल से, बाइल जूस सीक्रेट होता है, तो बिलियरी ग्लैंड से, तो सारे जो सिक्रेशन है यहाँ पर, सारा सिक्रेशन यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि M3 के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। अगेन बीटा सेल के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। CNS के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है, अगर CNS 2 यहाँ पर, M1 भी CNS में प्रेजेंट है, M4 भी CNS में प्रेजेंट है, M1 के साथ अगर ये अटैच होता है तो एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखाता है, M4 के साथ अगर इफेक्ट अटैच होता है तो इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है। ओके, तो एसिटिल कोलिन इज नॉन सिलेक्टिव, मैंने आपको बताया था सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, ये हम कंसेप्ट देखेंगे। तो नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या है, जो चूज नहीं कर पाता, कोई भी टैक्सी पकड़ लेता है एयरपोर्ट के ऊपर, और जो भी टैक्सी अवेलेबल है उसके साथ अटैच होकर निकल जाता है, तो उसको हम कहेंगे नॉन सिलेक्टिव। तो एसिटिल कोलिन इज नॉन सिलेक्टिव, वो हर एक रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, वो निकोटिनिक के साथ भी अटैच होता है, वो मस्कारेनिक के साथ भी अटैच होता है, और जिस किसी भी रिसेप्टर के साथ अटैच होगा वो उसी तरह से उसका इफेक्ट दिखाएगा। तो एसिटिल कोलिन इज नॉन सेलेक्टिव, लेकिन जब हम थेरापेटिक एक्टिविटी हमें चाहिए, हमें कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी चाहिए, मान लो हमें क्या करना है, सिर्फ हमारा बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाना है, या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ाना है, तो हमें सिर्फ काम करना है सिर्फ इस M3 रिसेप्टर के ऊपर। तो ऐसे वक्त पर हमें ऐसा ड्रग देना पड़ता है जो सिर्फ जाकर इस M3 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाए। तो ऐसे वक्त पर हमें चाहिए सेलेक्टिव ड्रग, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव अगोनिस्ट। अगोनिस्ट मतलब उस रिसेप्टर की तरह एक्शन दिखाने वाला। ओके, तो सेलेक्टिव अगोनिस्ट, it is agonist, acetylcholine is also agonist but it is non selective agonist. okay, तो नॉन सेलेक्टिव मतलब बहुत सारे रिसेप्टर के साथ अटैच हो सकता है। तो वही एयरपोर्ट का आप एग्जांपल देखो कि किसी भी टैक्सी को पकड़ के निकल लेना, उसको हम कहेंगे नॉन सेलेक्टिव, और अपनी नेम प्लेट को सर्च करके उसी के साथ अटैच होना, उसको हम कहेंगे सेलेक्टिव। ओके, तो इस तरह से these are cholinergic receptors and their distribution। तो इसके ऊपर एक्ट करने वाले जो भी ड्रग्स है, इसके ऊपर एक्ट करने वाले और पॉजिटिव अगोनिस्ट जो भी ड्रग है, उनको हम कहेंगे कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। ओके, इनको हम कहेंगे प्यारा सिंपैथोमाइमेटिक्स। ओके, जैसे हमने लास्ट यूनिट में देखा था, सिंपैथोमाइमेटिक मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ाने वाले ड्रग, या उनकी तरह एक्शन दिखाने वाले ड्रग। तो मिमिक मतलब एक्टिविटी बढ़ाना। ओके, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम इट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इट इज कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। तो उसकी एक्टिविटी बढ़ाने वाले ड्रग जो है वो है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। ओके, तो एसिटिल कोलिन हम बाहर से नहीं देते, क्योंकि एसिटिल कोलिन इज वेरी नॉन सेलेक्टिव ड्रग। तो एसिटिल कोलिन की अगर एक्टिविटी हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो हम एसिटिल कोलिन कभी नहीं देंगे, एसिटिल कोलिन की तरह इफेक्ट दिखाने वाले दूसरे ड्रग देंगे, जिनको हम कहेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। तो ये जो हमारा चैप्टर है कोलिनर्जिक
ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हम ऐसे ड्रग देखेंगे जो इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ाएंगे, जिनको हम कहेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। और दूसरे कुछ ऐसे भी ड्रग है यहाँ पर हम देखेंगे जो इसकी एक्टिविटी कम करेंगे, जिनको हम कहेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। ओके, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, लाइटिक्स मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्रेक करते, ब्रेक डाउन लाते, इसको हम कहेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। तो क्या करेंगे आप, उनका भी इफेक्ट यही से आप पढ़ सकते हो। M1 के ऊपर एसिटिल कोलिन का इफेक्ट क्या है, एक्साइटेटरी है। तो हमारे पैरासिम्पैथोलाइटिक का इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनहिबिटरी होगा। M1 के ऊपर एसिटिल कोलिन या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक अटैच होने के बाद पैराइटल सेल एसिड का सिक्रेशन बढ़ाते थे। तो जब कभी भी एसिड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन में अगर हमारे जीआई ट्रैक्ट में अल्सर हो या एसिडिटी बढ़ जाए, तो ऐसे केस में एसिड का सिक्रेशन अगर हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे, इस M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले ड्रग देंगे। तो उनको हम कहते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक भी हम देखेंगे और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी हम देखेंगे। तो ये दोनों कैटेगरी हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम पहले स्टार्ट करेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, कौन कौन से ड्रग्स है, उनका स्ट्रक्चर, IUPAC नेम हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर, IUPAC नेम एंड SAR ऑफ पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोलिनर्जिक ड्रग्स में हम सबसे पहले ऐसे ड्रग देखेंगे जो कोलिनर्जिक सिस्टम की या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिनको हम कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, या फिर इनको कहते हैं कोलिनर्जिक अगोनिस्टिक। ओके, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या फिर कोलिनर्जिक सिस्टम के अगोनिस्ट। ओके, अगोनिस्ट मतलब उसको फैसिलिटेट करने वाले ड्रग्स। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से होती है। एसिटिल कोलिन जो होता है हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, वो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, वो या फिर मेन केमिकल है जो इफेक्ट दिखाता है। कैसे इफेक्ट दिखाता है वो, बाय अटैचिंग टू रिसेप्टर। जैसे मैंने आपको बताया दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्कैरिनिक। तो एसिटिल कोलिन निकोटिनिक और मस्कैरिनिक रिसेप्टर से अटैच होता है। तो जब साइंटिस्ट ने स्टडी की कि एसिटिल कोलिन के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास बात है कि वो उस रिसेप्टर को स्पेसिफिकली अटैच करता है, उसके पास कौन सा ऐसा ID कार्ड है जो दिखाता है और वो टैक्सी में बैठ जाता है। तो जब उन्होंने उनका स्ट्रक्चर का स्टडी किया, तब ये तो हम सीधा ऐसा स्ट्रक्चर लिखते हैं एसिटिल कोलिन का, लेकिन वो इस तरह से सीधा स्ट्रक्चर नहीं है। तो दिस इज एसिटिल ग्रुप, ये पूरा एसिटिल ग्रुप है। ये जो ACO मैं यहाँ पर ग्रीन कर रहा हूँ, ये ग्रुप और ये ग्रुप ये सेम है, ये पूरा ग्रुप है। उसके बाद ये जो कार्बन है, दिस कार्बन, यहाँ पर मैं इसको 1 नंबर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर देता हूँ, इसको भी मैं 2 नंबर दूंगा। और उस ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर इस तरह से अटैच है, इसका इस तरह से स्ट्रक्चर है मान लो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कोई बुक होती है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, ये विल्सन की बुक, हमारी विल्सन की बुक है, जैसी कोई बुक है। अभी ये देखो, ये बुक जैसे ओपन है। ओके, और ये बुक के ऊपर यहाँ पर दिस इज नाइट्रोजन। ये जो ग्रीन कलर का आपको मार्कर दिख रहा है ना यहाँ पर मेरे हाथ में, दिस इज नाइट्रोजन। और यहाँ पर मैं हाथ रखता हूँ इस तरह से, यहाँ पर जो मेरा हाथ है दिस इज एसिटिल ग्रुप। ओके, तो ये एसिटिल ग्रुप और ये नाइट्रोजन एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर है, इस तरह से। ये मेरा हाथ, दिस इज एसिटिल ग्रुप, ये नाइट्रोजन, और इस तरह से स्ट्रक्चर है। और ये जो 2 कार्बन है, ये नीचे के 2 कार्बन, तो एक बुक की तरह ये स्ट्रक्चर बनता है, जैसे बुक, यही बुक ही है। ओके ओके, यही बुक आप समझ लो यहाँ पर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो अभी ये स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, स्ट्रक्चर का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये दो जो बॉन्ड एंगल है, ये यहाँ का जो एसिटिल ग्रुप है और नाइट्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर तो बहुत दूर दूर आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में पास है।
और ये दोनों का जो बॉन्ड एंगल है उसको कहते हैं टॉर्शन एंगल। टॉर्शन मतलब एक दूसरे को क्या करते हो, अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपल्स भी करते हैं। उनमें अट्रैक्टिव फोर्स भी है, मतलब कुछ दूरी तक आने के बाद वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, लेकिन ज्यादा दूर जाने के बाद उनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ग्रुप है और यहाँ पर निगेटिव ग्रुप है। निगेटिव ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर, इसने तो डबल बॉन्ड बनाया है इसलिए इट इज वेरी अनस्टेबल। इसके लोन पेयर हमेशा, ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एंड और ये एंड दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा अगर पास आए तो उनके जो ये दो तीन ग्रुप है, मिथिल ग्रुप, ये एक दूसरे को रिपल्स भी करते हैं। ओके, ज्यादा पास भी नहीं आने देते और ज्यादा दूर भी नहीं जाने देते। इस तरह का उनका कुछ रिश्ता है। ओके, पति पत्नी की तरह उनका रिश्ता होता है। जैसे वो पति पत्नी झगड़ते भी है, लेकिन दूर जाने के बाद उनको एक दूसरे की याद भी आती है, तो फिर से वो पास आ जाते हैं। तो इस तरह से इनका जो एंगल है, ये फिक्स एंगल, ये एंगल जो दोनों का एंगल है वो फिक्स होता है एसिटिल कोलिन में, पॉजिटिव 77 डिग्री, इतना वो उसका एंगल है। और ये एंगल अगर इसी को हम न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करें तो ये जो कार्बन है, ये एक नंबर का कार्बन जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है, ये इसको एसिटिल ग्रुप और दो हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, आपको पता है CH2 ये दो हाइड्रोजन ब्लैक कलर में आगे का कार्बन और ब्लू कलर में पीछे का कार्बन। और पीछे का कार्बन में कौन है यहाँ पर, कैसे, ये हमारे पास अमोनियम ग्रुप, दिस इज अमोनियम ग्रुप, ओके, ट्राइमेथिल अमोनियम। देन फिर से ब्लू कलर में दो हाइड्रोजन, इसके जो दो हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है तो ये दोनों में जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज टॉर्शन एंगल, एंड दैट टॉर्शन एंगल मस्ट बी 77 डिग्री। ये 77 डिग्री होता है, इसीलिए तब जाकर वो रिसेप्टर के साथ इजीली फिट बैठ जाता है। तो रिसेप्टर जो होता है, मस्करनिक रिसेप्टर, वो मानो एक बुक शेल्फ की तरह है। और बुक अगर आप पूरा इस तरह से खुला करते हो और शेल्फ में डालते हो तो शेल्फ में बैठेगा नहीं। बुक अगर आपको लाइब्रेरी में अगर आप जाते हो, आपका पढ़ाई हो गया, तो बुक को आपको क्या करना है, फोल्ड करना है और फिर रखना है, और फोल्ड करके ही आप उस शेल्फ में रख सकते हो। उसी तरह से ये इस तरह से उस दोनों में अगर 77 का एंगल है, तभी वो जाकर फिट बैठता है किसके साथ, उस रिसेप्टर के साथ। नहीं तो जैसे एक ताला है, चाबी है, एक दूसरे में फिट बैठते हैं तभी एक्शन दिखती है, अगर वो फिट नहीं बैठते हैं तो एक्शन नहीं दिखेगी। ओके, तो इस तरह से ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट होते हैं, या मस्करनिक, स्पेसिफिकली मस्करनिक अगोनिस्ट जो होते हैं, उनके सारे का सारे जो ग्रुप है, दो ग्रुप अलग अलग ग्रुप, रिपल्सिव ग्रुप, उनका बॉन्ड एंगल इस रेंज में होना चाहिए फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। So this is the stereochemistry as well as structural activity relationship. ये SAR का भी एक पॉइंट है। ओके, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 68 से लेकर 89 डिग्री तक उनका एंगल हो, तभी वो फिट बैठता है उस रिसेप्टर में जाके, जैसे कोई बुक फिट बैठता है बुक शेल्फ में। ओके, तो उसी तरह से ये भी फिट बैठते हैं और अपने एक्शन दिखाते हैं। तो ये वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, दिस वैल्यू इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो दिस वाज अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। बाकी क्लासिफिकेशन के पहले हम देखेंगे, जैसे आप ठीक है क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पहले। कोलिनोमाइमेटिक, कुछ ऐसे ड्रग्स जो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट है, उनको कोलिनोमाइमेटिक कहा जाता है। दो तरह से काम करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग मतलब वो डायरेक्टली रिसेप्टर से जाकर अटैच होते हैं, मस्करनिक हो चाहे निकोटिनिक हो, वहां पर जाकर अटैच होंगे और एसिटिल कोलिन की तरह इफेक्ट दिखाएंगे। उसमें तो एक तो पहला आता है एसिटिल कोलिन। जनरली हम एसिटिल कोलिन डायरेक्टली एज ए ड्रग नहीं देते, लेकिन बॉडी में वही मेन प्रेजेंट है, इसलिए हमारे क्लासिफिकेशन में भी प्रेजेंट है। फिर उसके डेरिवेटिव की तरह स्ट्रक्चर होने वाले ड्रग हम बनाते हैं। एसिटिल कोलिन के स्ट्रक्चर को हमने पहले आइडेंटिफाई किया, और फिर उसके जैसे ही जिसका स्ट्रक्चर है, ऐसे ड्रग हमने कुछ मतलब साइंटिस्ट ने कुछ उसको डिस्कवर किया, उसको हम एनालॉग्स कहते हैं या डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, दो कंसेप्ट है। डेरिवेटिव मतलब एक से दूसरा अगर बनता है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव,
मतलब पिता से अगर लड़का बनता है लड़की बनती है तो लड़का लड़की क्या है उस पिता के डेरिवेटिव है, उससे डिराइव होते हैं। इसलिए तो एसिटिल कोलिन से अगर हम कोई बनाते हैं, एसिटिल कोलिन की मदद लेकर उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करके हम दूसरा अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस वो हम क्या कहेंगे, दे आर डेरिवेटिव ऑफ एसिटिल कोलिन। एनालॉग क्या है, हम सिर्फ देखते हैं इसके जैसा है एसिटिल कोलिन की तरह स्ट्रक्चर, हम दूसरे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं लेकिन एसिटिल कोलिन से नहीं बनाते, दूसरे मेथड से बनाते हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी आपको ऐसा होता है कि दुनिया में दो लोग एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके पिता अलग अलग होते हैं, मतलब दे आर नॉट डेरिवेटिव ऑफ ईच अदर, और दे आर नॉट इन वन फैमिली, एक फैमिली में नहीं, लेकिन फिर भी वो एक जैसे दिखते हैं, तो उनको हम कहेंगे एनालॉग। तो ड्रग में डेरिवेटिव एक होता है और एनालॉग एक होता है। डेरिवेटिव मतलब एक ही फैमिली के होते हैं और एक दूसरे से बनते हैं, एक से दूसरा बनता है। एनालॉग मतलब एक फैमिली के नहीं होते, एक से दूसरा बनता भी नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली वो सिमिलर दिखते हैं। तो कुछ एनालॉग और डेरिवेटिव हम यहाँ पर देखेंगे, कार्बाकॉल, मिथेनोकॉल, मिथाकोलिन, पिलोकार्बिन, these are all direct acting agent। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था एक एंजाइम है जो क्या करता है, एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करता है नेचुरली इन आवर बॉडी। उस एंजाइम का नाम है एसिटिल कोलिन एस्टरेज। तो एसिटिल कोलिन एस्टरेज ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, एसिटिल कोलिन की क्वांटिटी को कम करता है। और हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है, एसिटिल कोलिन की क्वांटिटी को बढ़ाना। या तो हम डायरेक्टली उसका सिक्रेशन बढ़ा सकते हैं या फिर उसकी क्वांटिटी को कम करने वाला जो है उसका जो दुश्मन है उस दुश्मन को हम मार सकते हैं। उसका दुश्मन कौन है एसिटिल कोलिन का, एसिटिल कोलिन एस्टरेज। ये एंजाइम है एसिटिल कोलिन की क्वांटिटी को कम करता है। तो हम क्या करेंगे, एसिटिल कोलिन एस्टरेज को हम इनिबिट करेंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं, एसिटिल कोलिन एस्टरेज इनिबिटर, एस इनिबिटर्स। इकोलॉजी में आपको एक क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, एस एसिटिल कोलिन एस्टरेज इनिबिटर्स। तो these आर इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। इसमें भी दो होते हैं, इस एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं। तो कुछ देर के लिए अगर बाइंड करेंगे, मान लो कुछ देर के लिए बाइंड करेंगे और थोड़ी देर के बाद ड्रग अगर फिर से निकल जाता है तो उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल। थोड़ी देर के लिए अगर बाइंड करता है हमारा ड्रग और एक्शन दिखाने के बाद थोड़ी देर के बाद जब एसिटिल कोलिन अपने एक्शन दिखाएगा तो थोड़ी देर के बाद वो फिर से डिटैच हो जाता है, उससे अलग हो जाता है और जो एंजाइम है वो भी अलग हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जनरली कम होता है, कम देर के लिए एक्शन दिखाते हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी भी कम होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक वो एसिटिल कोलिन एस्टरेज को बांध कर रखेंगे उतनी ज्यादा देर तक उधर एसिटिल कोलिन खुला रहेगा। और एसिटिल कोलिन अगर खुला रहेगा तो बहुत सारे साइड इफेक्ट बॉडी में दिख सकते हैं। तो एसिटिल कोलिन ज्यादा मात्रा में भी जरूरी नहीं है। तो रिवर्सिबल जो है उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है और टॉक्सिसिटी भी कम है। तो इसमें आते हैं फाइसोस्टिग्मिन, न्यूओस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, एंड्रोफोनियम टैक्रिन। These are some example of reversible indirect acting cholinomimetics। देन आप अगर आपको अभी रिवर्सिबल समझा है तो इरिवर्सिबल समझने की जरूरत नहीं है। या ऐसे एजेंट होंगे वो एंजाइम को नियरली लॉन्ग टाइम के लिए या परमानेंटली बांध कर रखेंगे इस एंजाइम को, तो उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। मतलब एक बार ये एजेंट इस एंजाइम को अटैच होंगे तो उससे अलग नहीं होंगे, या बहुत देर के बाद अलग होंगे, तो उनकी ड्यूरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा देर तक एक्शन दिखाएंगे, लेकिन टॉक्सिसिटी भी ज्यादा होगी। तो अगर हमें एसिटिल कोलिन का इफेक्ट ज्यादा देर तक चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में हमें एसिटिल कोलिन का इफेक्ट ज्यादा देर तक चाहिए, तो हम इरिवर्सिबल को प्रेफर करेंगे, लेकिन टॉक्सिसिटी की वजह से हम जनरली रिवर्सिबल को यूज करते हैं। इसमें एग्जांपल है आइसोफ्लोरोफेट, एकोथायोफेट, पैराथायोन एंड मेलाथायोन। ओके, this is some classification of cholinomimetic agent। okay, next we will start our SAR, structural activity relationship of our cholinergic and agonist agent।
Next, we will start now structural activity relationship SAR of this cholinergic agonist. तो आपको पता है दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलकोलिन. ये एसिटिलकोलिन का स्ट्रक्चर है. दिस स्ट्रक्चर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. सबसे पहला है अमोनियम आयन. यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा है. दिस इज ट्राइमिथिल अमोनियम. 3 मिथिल ग्रुप है यहाँ पर, जिसको हम कहेंगे NNN ट्राइमिथिल अमीनियम. ओके, या फिर अमोनियम आयन. तो अमोनियम आयन है हमारे पास, जिसको ओनियम आयन भी कहा जाता है. नेक्स्ट ईस्टर लिंकेज है. दूसरा बीच का जो लिंकेज है यहाँ पर वो ईस्टर लिंकेज है. और बाकी जो मोइटी है जिसको हम कोलिन मोइटी कंसिडर करते हैं. ओके, कोलिन मोइटी. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमोनियम आयन जो है दिस इज वेरी मच इसेंशियल फॉर एक्टिविटी. नंबर 1 अमोनियम आयन है. इट इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, वेरी मच इसेंशियल. क्यों इसेंशियल है, क्यों जरूरी है? बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू एफिनिटी ऑफ मॉलिक्यूल फॉर रिसेप्टर. मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये जरूरी है किस चीज के लिए? रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के लिए. ओके, ये जो ट्राइमिथिल अमोनियम है, 3 मिथाइल अमोनियम का जो ग्रुप है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर एफिनिटी, मतलब इंटरेक्शन करने के लिए बाइंडिंग साइट के साथ. बाइंडिंग साइट इन, ये जो बाइंडिंग साइट है आपको पता है 7 मेंबर, या मैंने आपको बताया था इस तरह से सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. तो इसमें अलग अलग 7 तरह के क्या होते हैं, इसमें 7 बाइंडिंग साइट होते हैं, 7 मेम्ब्रेन होते हैं, सॉरी बाइंडिंग साइट में. तो 7 मेम्ब्रेन का जो ये मस्करनिक रिसेप्टर है, इसमें जो थर्ड मेंबर है, मान लो ये 7 इस तरह से 7 कॉइलिंग है, 7 कॉइल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 कॉइल से, इसमें 3 नंबर का जो मतलब मेंबर है, तीसरा जो मेंबर है थर्ड मेम्ब्रेन है, थर्ड मेम्ब्रेन, इसमें है एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट. ओके, एंड एस्पार्टिक एसिड इज नेगेटिवली चार्ज. आपको पता है एसिड के पास होता है COOH ग्रुप. तो COOH इसमें जनरली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये एस्पार्टिक एसिड जो है इट इज अमाइनो एसिड, और उसके पास नेगेटिव चार्ज है. उस नेगेटिव चार्ज के साथ हमारा ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है और बाइंड करता है. और इस तरह से आप जो हमारा रिसेप्टर है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उसके साथ बाइंड होने में मदद करता है. ओके, तो अमोनियम आयन इज वेरी एसेंशियल फॉर एक्टिविटी. नेक्स्ट जो बीच का ब्रिज है ईस्टर ग्रुप है, इट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बाइंडिंग विथ मस्करनिक रिसेप्टर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. आपको पता है जिसके पास भी लोन पेयर होता है वो लोन पेयर दूसरे हाइड्रोजन को डोनेट करके, मान लो आपको एक कंसेप्ट बता दूं, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या किसी भी लोन पेयर वाले एटम के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच होता है तो फिर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करते हैं? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं. तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है. तो इसके इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है. मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मदद से इसने बॉन्ड बनाया है, लेकिन ऐसे इंसान से बॉन्ड बनाया जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ जो ताकतवर है. तो बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास अपना हिस्सा नहीं बचा. मान लो दो लोगों ने पार्टनरशिप की है और पार्टनरशिप के बाद क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को, मतलब 2 लोग पार्टनरशिप करते हैं, तो मान लो एक लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, दूसरा भी 1 लाख इन्वेस्ट करता है, 2 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट होती है. वैसे एक इलेक्ट्रॉन है कि हाइड्रोजन देता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देता है, पार्टनरशिप हो जाती है. लेकिन अगर एक पार्टनर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो पूरा जो कारोबार है, पूरा बिजनेस अपने हाथ में लेता है और दूसरे को कम हिस्सा देता है. मतलब 50-50 का हिस्सा था, लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा तो वो क्या कहेगा? मैं ज्यादा काम करता हूँ, मुझे 75% हिस्सा चाहिए, तुम 25% हिस्सा लो क्योंकि तुम कम काम करते हो. तो इसी मतलब ऐसा होता नहीं एक्चुअली, लेकिन एक समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ.
तो वैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन का 50-50 हिस्सा है, लेकिन ये ताकतवर होने की वजह से उसका बॉन्ड, उसका इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव। और ये क्या करता है, किसी दूसरे लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो इसके पास ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो दूसरे रिसेप्टर के हाइड्रोजन के साथ ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो किसके साथ बनाता है, थ्रियोनिन। रिसेप्टर के पास एक और अमीनो एसिड है थ्रियोनिन, उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और अगेन ये दोनों क्या करते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। किसके अमीनो एसिड है, रिसेप्टर के अमीनो एसिड है। ओके, रिसेप्टर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो रिसेप्टर के अलग अलग जो अमीनो एसिड है, तो एक अमीनो एसिड के साथ अमोनियम आयन इंटरेक्ट करता है, एक अमीनो एसिड के साथ ऑक्सीजन इंटरेक्ट करता है, और एक दूसरे के साथ जैसे पजल एक दूसरे में फिक्स हो जाता है, जैसे लॉक एंड की फिक्स हो जाती है, वैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके फिक्स हो जाते हैं। और इसीलिए जो एंगल स्ट्रेन है, तो एंगल स्ट्रेन का बहुत इसमें इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। ओके, तो इस तरह से दोनों क्या करते हैं, एफिनिटी के लिए या इंटरेक्शन के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए अगर इस चेन को हम कम ज्यादा करते हैं, तो जैसे जो बुक है वो बड़ा हो जाएगी, बुक की साइज बड़ी हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, तो उस शेल्फ में फिट नहीं बैठेगी। इसलिए उस लेंथ को, इस कार्बन की चेन को हम बढ़ा भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। अगर उसको हम घटाते, अगर एक ही कार्बन रखते या फिर 3 कार्बन बढ़ाते, 3 कार्बन बनाते, then decreases the activity. Okay, so this was about ammonium ion and ester linkage. Last is about this whole choline group. There is no such big significance for this acetyl group. एसिटिल ग्रुप की जगह पर कोई दूसरा ग्रुप भी हो तो भी चलता है। यहाँ पर CH3 को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। दूसरे हम जब एग्जांपल देखेंगे वहां पर देखेंगे, यहाँ पर हम अमाइनो ग्रुप भी ले सकते हैं। तो इसका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन ये कार्बन जो अल्फा कार्बन, ये जो ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर इज फंक्शनल ग्रुप, उसको डायरेक्टली जो अटैच है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, जिसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। तो जो ये अल्फा कार्बन है और ये जो बीटा कार्बन है, ये अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर हम अगर रिप्लेसमेंट करते हैं किसी और ग्रुप की, तो क्या होता है, अगर अल्फा सब्स्टिट्यूशन करते या बीटा सब्स्टिट्यूशन करते, तो दोनों निकोटिनिक एंड मस्करिनिक एक्टिविटी कम होती है, पेरेंट से कम होती है। लेकिन यहाँ पर अल्फा सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं तो जो मस्करिनिक एक्टिविटी है वो ज्यादा कम होती है। तो ये देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल में बताता हूँ। मान लो ये जो लेवल है, या फिर मैं यहाँ पर बताता हूँ, दिस इज लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये हाई एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, इट इज एक्टिविटी ऑफ मस्करिन एज वेल एज निकोटिनिक, मतलब ये मस्करिनिक एक्टिविटी, निकोटिनिक एक्टिविटी। तो दिस इज बेस लेवल, बेस मतलब इतनी एक्टिविटी दिखती है। किससे दिखती है एक्टिविटी, एसिटिल कोलिन से दिखती है। ऐसा समझो ये एक्टिविटी कौन दिखाता है, एसिटिल कोलिन, और ये दिस इज अ निकोटिनिक, दिस इज मस्करिनिक एक्टिविटी। ओके, एसिटिल कोलिन की अगर हम क्या करते हैं, इस अल्फा या बीटा चेन के ऊपर अगर हम अल्फा चेन के ऊपर अल्फा सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या होगा, अल्फा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो दोनों एक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन देखो ये एक्टिविटी कम हो जाएगी और यहाँ पर निकोटिनिक होगी और यहाँ पर मस्करिनिक होगी। तो देखो यहाँ पर दोनों एक्टिविटी कम हो गई, लेकिन हमारा जो सेंटेंस आपको क्या कर रहा है, मोर निकोटिनिक एक्टिविटी, जो मॉलिक्यूल होगा उसकी निकोटिनिक एक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मस्करिनिक एक्टिविटी। तो बेस से तो ज्यादा है, बेस से तो ज्यादा है, लेकिन एसिटिल कोलिन से कम है, जो स्टैंडर्ड हमारा मॉलिक्यूल है उससे कम है। तो एक्टिविटी दोनों की कम होती है। अगर हम अल्फा इस कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर कोई मिथिल ग्रुप लगाते हैं तो एसिटिल कोलिन जितनी एक्टिविटी दिखाता है उससे एक्टिविटी कम होगी, एक्टिविटी नो डाउट डिक्रीज होगी। लेकिन ज्यादा डिक्रीज कौन सी एक्टिविटी होगी, मस्करिनिक एक्टिविटी ज्यादा डिक्रीज होगी और निकोटिनिक एक्टिविटी कम डिक्रीज होगी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं मोर निकोटिनिक एक्टिविटी देन मस्करिनिक एक्टिविटी, ऐसा भी हम कह सकते हैं।
तो इस तरह से अगर हम अल्फा सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारा जो ड्रग होगा वो ज्यादा निकोटिनिक रिसेप्टर के तरफ अट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू मस्करिनिक रिसेप्टर। इन शॉर्ट इट मेक्स द मॉलिक्यूल मोर सेलेक्टिव, सेलेक्टिव बनता है। एक्टिविटी नो डाउट कम होती है लेकिन एक सेलेक्टिव पर्टिकुलर रिसेप्टर की तरफ एक एक्टिविटी हो जाती है। इसलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सेलेक्टिव एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन सेलेक्टिव ज्यादातर हम यूज नहीं करते क्योंकि उसके साइड इफेक्ट जो एक्टिविटी हमें नहीं चाहिए वो भी एक्टिविटी वो दिखाता है। तो इस तरह से अगर हम बीटा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अगर बीटा कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके ऑपोजिट हमें मिलेगा, दोनों एक्टिविटी कम होगी मस्करिनिक, लेकिन निकोटिनिक एक्टिविटी ज्यादा कम होगी और मस्करिनिक एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। इसलिए दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया तो ज्यादा मस्करिनिक एक्टिविटी हमें यहाँ पर मिलेगी, मोर मस्करिनिक एक्टिविटी। ओके, तो अगर हमें ऐसा ड्रग चाहिए जो स्पेसिफिकली मस्करिनिक रिसेप्टर की तरफ अट्रैक्ट हो तो हम बीटा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अगर हमें ऐसा ड्रग चाहिए जो ज्यादा निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर काम करे तो हम अल्फा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके, दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। तो हम नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग्स और उसके आईयूपीएसी नेम। इफेक्ट तो आप जो जनरल हमने देखा है रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, और कोलॉजी में भी आप ज्यादातर इफेक्ट और यूजेस देखेंगे। ज्यादा हम यूजेस के ऊपर हम यहाँ केमिस्ट्री में फोकस नहीं करते क्योंकि अगर आपको रिसेप्टर उसकी लोकेशन पता है, उसका रिसेप्टर के ऊपर ड्रग एक्ट होने के बाद कौन सा इफेक्ट होता है ये अगर पता है तो आप यूजेस इजीली बता सकते हो। ओके, तो जो एसिटिल कोलिन के यूजेस होंगे वही जनरली उसके अगोनिस्ट के यूजेस होंगे क्योंकि नेम ही आपको सजेस्ट करता है जिधर अगोनिस्ट मतलब एसिटिल कोलिन की तरह इफेक्ट दिखाने वाले ड्रग। तो एड्रेनर्जिक में सिर्फ एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के इफेक्ट याद कर लो। जो अगोनिस्ट होंगे उनके इफेक्ट एड्रेनलिन की तरह होंगे, जो एंटागोनिस्ट होंगे उनके इफेक्ट एड्रेनलिन के ऑपोजिट होंगे। वैसे ही एसिटिल कोलिन में या फिर कोलिनर्जिक में सिर्फ एसिटिल कोलिन का जो इफेक्ट है वो याद कर लो। जो भी अगोनिस्ट होंगे उनके इफेक्ट सारे एसिटिल कोलिन की तरह होंगे, जो एंटागोनिस्ट होंगे उनके इफेक्ट सारे एसिटिल कोलिन के ऑपोजिट होंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट के यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम ड्रॉ किए ऑलरेडी, सबसे पहले हम वही देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज यहाँ पर एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन का अगर स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो बाकी सब इजी है, सिर्फ पिलोकार्पिन थोड़ा इसमें डिफरेंट है। तो बाकी एसिटिल कोलिन, कार्बाकॉल, मिथेनोकॉल, मिथाकोलिन 4 आर इंटर रिलेटेड। तो इसमें आपको समझना होगा इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है। दिस इज पैरेंट स्ट्रक्चर दैट इज एन एन एन। नाइट्रोजन को क्या है 3 ग्रुप अटैच है एक ही नाइट्रोजन को, इसलिए हम इसको लिखेंगे एन एन एन। ओके, देन ट्राइमिथाइल। ओके, तो 3 मिथाइल एन 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 ट्राइमिथाइल। दिस इज इथेन। ये पूरा हमारा क्या है, दिस इज पैरेंट ग्रुप, सॉरी मैंने सिर्फ इसको सर्कल किया। दिस इज पैरेंट ग्रुप। ये क्या है इथेन, और उसका जो इसको हम कहते हैं अमीनियम, इथेन अमीनियम। अमोनियम यहाँ पर इथेन के साथ अटैच है अमोनियम ग्रुप, इसलिए इसको हम कहते हैं इथेन अमीनियम या फिर इथेन अमाइनियम। ओके, तो एन 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 ट्राइमिथिल इथेन अमाइनियम, दिस इज आवर पैरेंट स्ट्रक्चर। इसको ग्रुप अटैच है सिर्फ दूसरे पोजीशन के ऊपर 2 एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी एन 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 ट्राइमिथिल इथेन अमोनियम। यही अब यहाँ पर क्रॉस जाएंगे हम। मिथाकोलिन में क्या है, सिर्फ इस दूसरे पोजीशन के ऊपर, दूसरे पोजीशन जो दूसरा पोजीशन है इसके ऊपर सिर्फ एक मिथिल ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर भी 2 एसिटॉक्सी, यहाँ पर भी 2 एसिटॉक्सी, एन एन एन, यहाँ पर भी एन एन एन, यहाँ पर भी ट्राइमिथाइल, यहाँ पर भी ट्राइमिथाइल। सिर्फ यहाँ पर 2 कार्बन थे इसलिए इथेन अमोनियम था। यहाँ पर 3 कार्बन है, देखो यहाँ पर 1 2 3 किसी तरह से भी नंबरिंग दो। यहाँ पर 3 कार्बन है इसलिए यहाँ पर प्रोपेन 1 अमोनियम हो जाएगा। ओके, प्रोपेन के 1 पोजीशन के ऊपर अमोनियम ग्रुप है इसलिए प्रोपेन 1 अमोनियम यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नेम है। इस तरह से
एसिटिल कोलिन और मिथाकोलिन दीज आर सेम। और इसकी एक्टिविटी आप बता सकते हो अभी, अल्फा सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा सब्स्टिट्यूशन है मतलब ये जो मिथाकोलिन होगा वो क्या होगा, ज्यादा मोर निकोटिनिक होगा या मोर मस्करिनिक होगा, तो हमें पता है अल्फा सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं एसिटिल कोलिन का तो फिर मोर निकोटिनिक, तो मिथाकोलिन विल बी मोर निकोटिनिक ड्रग, मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन तो नॉन सेलेक्टिव है। नेक्स्ट, एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चर में हम थोड़ा डिफरेंस या थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर एसिटोक्सी ग्रुप की जगह सिर्फ ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, एसिटिक एसिड CH3COOH का ये ईस्टर है, तो हम दूसरा यहाँ पर एसिड यूज करेंगे कार्बेमिक एसिड। ओके, NH2COOH अगर हम लेते हैं दैट इज कार्बेमिक एसिड। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ NH2COOH, दिस इज कार्बेमिक एसिड। ओके, तो कार्बेमिक एसिड, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का साइड एसिटिल ग्रुप साइड चेन था इसलिए एसिटोक्सी लिखा। यहाँ पर हम कार्बेमिक एसिड का लिया, इसको हम कहेंगे कार्बामोइल ऑक्सी। ओके, दिस इज कार्बामोइल ऑक्सी ग्रुप। ओके, साइड चेन, तो ये जो पूरा साइड चेन है इसको हम कहेंगे कार्बामोइल ऑक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर 2 एसिटोक्सी की जगह सिर्फ 2 कार्बामोइल ऑक्सी है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, NNN ट्राइमिथाइल इथेनामियम, यहाँ पर भी NNN ट्राइमिथाइल इथेनामियम। ओके, और जैसे इस स्ट्रक्चर में हमने एक मिथिल ग्रुप ऐड किया था वैसे ही स्ट्रक्चर में क्रॉस जाएंगे, एक मिथिल ग्रुप फिर से ऐड करेंगे तो इसका और इसका स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 कार्बामोइल ऑक्सी, यहाँ पर भी 2 कार्बामोइल ऑक्सी, यहाँ पर भी NNN ट्राइमिथिल, सिर्फ यहाँ पर 2 कार्बन थे इसलिए इथेनामाइन था, यहाँ पर 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन 1 अमीनियम है। ओके, इस तरह से ये 4 स्ट्रक्चर आर इंटर रिलेटेड, एक भी अगर आपको आता है बाकी सब आ जाएंगे। एक सिर्फ थोड़ा अलग है इनमें, वो है पिलोकार्पिन, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है इसमें। ये दिस इज फ्यूरॉन रिंग, ये फ्यूरॉन रिंग है, फ्यूरॉन रिंग के दोनों हाइड्रोजन निकल गए हैं, सॉरी दोनों डबल बॉन्ड निकल गए हैं, इसलिए जो हमारा मेन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, मेन पैरेंट स्ट्रक्चर है, इट इज अ डायहाइड्रोफ्यूरॉन। ओके, डायहाइड्रोफ्यूरॉन। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से इसका नंबरिंग है। डायहाइड्रोफ्यूरॉन को 3 पोजीशन के ऊपर, तीसरे पोजीशन के ऊपर इथिल ग्रुप है इसलिए 3 इथिल। 3s4r क्या है, इट इज अ स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे है, s कॉन्फ़िगरेशन है या ये r कॉन्फ़िगरेशन है, तो तीसरा पोजीशन का जो कार्बन है वो s कॉन्फ़िगरेशन में है और चौथा जो कार्बन है वो r कॉन्फ़िगरेशन में। s और r दोनों एंटी है एक दूसरे के। ओके, तो 3s4r 3 इथाइल और 4 जो कार्बन है उसको एक बड़ा साइड चेन अटैच है इसलिए ब्रैकेट में लिया, साइड चेन को साइड चेन है इसलिए 1 मिथाइल। ओके, 1 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है 1 मिथाइल 1H, यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड निकल गया है और हाइड्रोजन भी निकल गया है इसलिए 1H। देन इमिडाजोल, दिस इज इमिडाजोल रिंग। ओके, इमिडाजोल 5 इमिडाजोल रिंग अपने 5वें पोजीशन से अटैच है इसलिए 5 then methyl, this is methyl, then dihydrofuran, this is dihydrofuran, 2-on, this is 2-on and 3H दिखाता है कि यहाँ पर तीसरे पोजीशन का डबल बॉन्ड निकल चुका है और हाइड्रोजन भी निकल चुका है। ओके, तो इस तरह से पिलोकार्बिन का स्ट्रक्चर और IUPAC नेम है। दिस वाज अबाउट डायरेक्ट एक्टिंग, ये सारे क्या हमने देखे स्ट्रक्चर और IUPAC नेम ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एजेंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ ज़्यादा, हम पूरे तो नहीं देखेंगे लेकिन कुछ इसमें से कुछ रिवर्सिबल के स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ इरिवर्सिबल के स्ट्रक्चर देखेंगे और हम बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट इस टॉपिक को। ओके, तो कुछ स्ट्रक्चर देखने के बाद कोलिनर्जिक एगोनिस्ट खत्म हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो कुछ ड्रग्स हम अभी यहाँ पर देखेंगे जो हमारे बचे थे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इस टॉपिक में से। तो नेक्स्ट इज नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर IUPAC में देखते हैं किस तरह से। देखो हमारे पास फिर से वही यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है मेन NNN ट्राइमेथिल, लेकिन यहाँ पहले अमोनियम था, यहाँ पर क्या है
पहले इथेन अमीनियम था, मतलब इथेन को अमीनियम ग्रुप अटैच था। यहाँ पर बेंजिल को नाइट्रोजन अटैच है, इसको एनिलीन कहते हैं, एनिलीन। ओके, एनिलीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, दिस इज एनिलीन। और एनिलीन का यहाँ पर क्वाटरनरी कंपाउंड तैयार हो चुका है, इसलिए इसको कहते हैं एनिलीनियम। तो NNN ट्राइमिथिल एनिलीनियम, ये इतना हमारा पेरेंट कंपाउंड है। तो उसको तीसरे पोजीशन के ऊपर साइड चेन है 3 इन ब्रैकेट डाइमिथाइल कार्बामोइल ऑक्सी, 3 डाइमिथाइल, 2 मिथिल है यहाँ पर। ओके, अभी मैं मिथिल नहीं दिखा रहा हूँ आपको, आपको समझना होगा। इस तरह से एंटीना की तरह दो एंटीना की तरह स्ट्रक्चर होगा, तो वहां पर मिथाइल ग्रुप होता है। तो डाइमिथाइल, देन दिस इज कार्बामोइल, dimethyl, this is whole structure is कार्बामोइल, then oxy, this is oxy, यहाँ पर इसका साइड चेन का भी नाम खत्म। और बाद में आता है हमारा पेरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज NNN ट्राइमेथिल एनिलीनियम। यहाँ पर एनिलीनियम है। अभी तक हमने जो पिछले डेरिवेटिव देखे थे कोलिनर्जिक अगोनिस्ट में, वो इथेन अमीनियम थे। ओके, नेक्स्ट उसका ही अभी NNN डाइमिथिल डाइमिथिल, यहाँ पर फिर से लिखने में NNN ट्राइमिथिल है। ओके, तो N एथिल, सॉरी यहाँ पर देख NN डाइमिथिल ही है। नाइट्रोजन को यहाँ पर देखो 2 मिथिल और 1 इथिल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। ओके, तो नाइट्रोजन को 1 इथिल है, इसलिए N इथिल, इसका नाम लिख दिया हमने। 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पर तीसरे पोजीशन के ऊपर 3 हाइड्रोक्सी, देन NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथिल एनिलीनियम। ओके, दिस इज एनिलियम, एनिलीनियम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसका पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज अगर बनता है एनिलीन का, वो होता है एनिलीनियम। ओके, सिंपल एंड्रोफोनियम का स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज टैक्रीन। टैक्रीन भी बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक्रिडीन के बारे में पता है, यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड लिखते, ये ऐसा डबल बॉन्ड दो अगर हम देते, तो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ टैक्रीन। सो नेक्स्ट इज टैक्रीन। तो टैक्रीन का स्ट्रक्चर आपको इजीली आ सकता है अगर आपको एक्रिडीन का पता है। तो टैक्रीन में सिर्फ आपको 1 2 इस पोजीशन के ऊपर एक्रिडीन में डबल बॉन्ड है, और 3 4 पोजीशन में डबल बॉन्ड है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एक्रिडीन, ये एक्रिडीन का स्ट्रक्चर है। तो एक्रिडीन में ये डबल बॉन्ड निकल गया, ये डबल बॉन्ड, मतलब 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए। कौन सी पोजीशन पे ऐड हो गए? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कितने ऐड हुए हाइड्रोजन? 4, मतलब टेट्रा। क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसलिए हाइड्रो। 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो एक्रिडीन। और इसके 9 पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है, साइड चेन है, इसलिए 9 अमाइनो। या इसको किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखते हैं 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो एक्रिडीन 9 अमाइन। ओके, अगर हम अमाइन को मेन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं तो 9 अमाइन ऐसा भी लिखते हैं। तो कुछ भी लिखो, 9 अमाइनो लिखो या फिर 9 अमाइन बाद में लिखो, चलता है। ओके, टैक्रीन। देन नेक्स्ट इज आइसोफ्लोरोफेट, आइसोफ्लोरफेट। इसमें सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डाई आइसोप्रोपिल, it is isopropyl, it is also isopropyl, so it is di-isopropyl, then fluoro, this is fluoro, okay, this is fluoro, and lastly this molecule is called as phosphate, di-isopropyl fluorophosphate. okay, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं DFP. नेक्स्ट इज इकोथायोफेट आयोडाइड, नेक्स्ट इज इकोथायोफेट आयोडाइड। इकोथायोफेट आयोडाइड में इसमें भी थोड़ा बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर दूसरे पोजीशन के ऊपर इसके 1 2 दूसरे पोजीशन के ऊपर डाइथॉक्सी, यहाँ पर देखो 1 2 इथिल ऑक्सी, डाइथॉक्सी, दिस इज फॉस्फोरिल, सल्फेनिल, NNN trimethyl aminium, and then this aminium is made with salt formation with this iodide, तो इसलिए लास्ट में आता है iodide.
ओके, सो इकोथायोफेट आयोडाइड। लास्ट इज पैराथायोन। ओके, तो पैराथायोन में भी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी। अभी तक हम नाइट्रोजन को जब कभी भी सब्स्टिट्यूएंट थे तो एन 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 ऐसा लिखते थे। अभी इस ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूएंट है तीन जगह पर, तीन ऑक्सीजन है और तीन ऑक्सीजन को तीन ही जगहों पर अलग अलग साइड चेन है। तो जैसे हम नाइट्रोजन को एन 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 लिखते थे वैसे ही इसमें आईयूपीएसी के रूल के अनुसार हमें ओ लिखना पड़ता है। ओके, तो ओ डाइथाइल मतलब दो इथाइल, दिस इज वन इथाइल, दिस इज सेकंड इथाइल। ओके, ओ डाइथाइल। देन दिस तीसरे ओ को बड़ी साइड चेन है इसलिए ओ, और ब्रैकेट में साइड चेन का नाम लिखेंगे 4 नाइट्रो, दिस इज 4 नाइट्रोफिनिल, 4 नाइट्रोफिनिल। देन phosphorothioate, this is whole structure is called as phosphate and thionyl group और थायो ग्रुप, ये दोनों मिलकर बनाते हैं फॉस्फोरोथायोएट। ओके, तो फॉस्फेट प्लस थायो, फॉस्फोरोथायोएट। ओके, सो दीज आर कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। यहाँ पर हमारे कोलिनर्जिक अगोनिस्ट ये जो चैप्टर है, ऐसे ड्रग जो एसिटिल कोलिन की तरह एक्शन दिखाते हैं, एसिटिल कोलिन जैसे एक्शन दिखाता है बॉडी में उसके तरह ही एक्शन दिखाते हैं, उनको हम कहते हैं कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। ओके, या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। ओके, यहाँ पर हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन करते हैं, लाइसिस करते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक। तो उनको ही कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। तो पहला हमने देखा था कोलिनर्जिक अगोनिस्ट, तो यूनिट 3 में हम देखेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ओके, तो दो तरह से एक्ट करते हैं, इनका मैकेनिज्म दो तरह से होता है। दे एक्ट बाय आइदर, पहला मैकेनिज्म का है दे ब्लॉक और डिक्रीज एसिटिल कोलिन सिंथेसिस। तो एसिटिल कोलिन की सिंथेसिस की प्रोसीजर आपको पता है, एक तो हमारे पास एसिटिल ग्रुप होना चाहिए और कोलिन होना चाहिए। तो एसिटिल कोएंजाइम आपको पता है, एसिटिल कोएंजाइम होना चाहिए। तो एसिटिल कोएंजाइम और कोलिन इसके बीच में एक एंजाइम होता है, ये भी हमने देखा था। ओके, क्या था वो? एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो एसिटिल कोएंजाइम से एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर होता है कोलिन को और हमें मिलता है एसिटिल कोलिन। तो अगर इस एंजाइम को, इस ट्रांसफरेज एंजाइम को अगर आपके पास बुक में अवेलेबल है, आप देखो वो जो एंजाइम है एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम, उसको हम रिड्यूस करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो एसिटिल कोलिन का प्रिपरेशन ही नहीं होगा और एसिटिल कोलिन बनेगा ही नहीं, तो उसका आगे का जो सिक्रीशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ड्रग जो इसका सिंथेसिस को ही ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे ड्रग्स है वो क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन को ब्लॉक नहीं करते लेकिन रिसेप्टर के ऊपर जाकर ब्लॉक हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ओके, जैसे म्यूजिकल चेयर में क्या होता है, अगर पहले से कोई चेयर पर बैठा है तो आप चेयर के ऊपर नहीं बैठ सकते। वैसे ही ये क्या करते हैं, इनकी एफिनिटी ज्यादा होती है। एफिनिटी, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कोलॉजी। कोलॉजी में एफिनिटी क्या है, मतलब क्या अट्रैक्शन टुवर्ड्स रिसेप्टर। तो रिसेप्टर के तरफ किसका ज्यादा अट्रैक्शन है, तो हम ड्रग ही ऐसे बनाते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। जैसे संगीत खुर्ची में होता है, हमारा म्यूजिकल चेयर में होता है। वो म्यूजिकल चेयर में क्या होता है, एक ही चेयर होती है लेकिन दो लोग भागते हैं उस एक ही चेयर के लिए। तो जिसका लक, उसमें तो लक काम करता है, इसमें उसका स्ट्रक्चर काम करता है। तो स्ट्रक्चर ही हम ऐसा बनाते हैं जो क्या करेगा, वो ड्रग इस जगह पर जाकर फिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है लेकिन एफिनिटी होती है रिसेप्टर के साथ, तो ब्लॉक हो जाता है। इसका अगर गोल स्ट्रक्चर होता, सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ, इसका गोल स्ट्रक्चर होता तो ये अटैच तो होता और एक्टिविटी भी दिखाता, लेकिन ये एंटागोनिस्ट ये क्या करता है, सिर्फ अटैच होकर वहां पर बैठ जाता है, कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाता। मतलब जो ताला है वो ताला ब्लॉक हो जाता है। तो अभी ताले में चाबी भी नहीं जा सकती, ओके, और ताला खुल भी नहीं सकता। ओके, तो दो तरह से काम करते हैं ड्रग, एक्ट बाय आइदर डिक्रीजिंग एसिटिलकोलिन सिंथेसिस और दे ब्लॉक्स एसिटिलकोलिन रिसेप्टर, चाहे वो मस्करेनिक हो या फिर निकोटिनिक हो, उनको ब्लॉक करके वो काम करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जनरल स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा, अगर हमें एसिटिलकोलिन को ब्लॉक करना है तो हमारा स्ट्रक्चर भी किसकी तरह होना चाहिए, एसिटिलकोलिन की तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन को अलग अलग 3 ग्रुप अटैच है,
R1 R2 R3। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर है। बीच में X मतलब हैलोजन नहीं है, यहाँ पर X मतलब लिंकेज हो सकता है, यहाँ पर ईथर हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, अमाइड लिंकेज हो सकता है। तो अलग अलग लिंकेज हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो X मतलब हैलोजन नहीं है, ये क्लियर कर लो। देन कार्बन की चेन होती है, तो हमें पता है कि एसिटिल कोलिन में भी कार्बन की चेन है, जनरली 2 कार्बन की होती है। तो हमारा जो ड्रग है उसमें भी जनरली 2 कार्बन की होनी चाहिए, ताकि वो क्या करे, एसिटिल कोलिन की तरह दिखे और उसके साथ कॉम्पीट कर सके। देन नाइट्रोजन या फिर इसमें भी हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होना चाहिए, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये दिस इज जनरल स्ट्रक्चर। उसके बाद देखेंगे एससीआर में क्या क्या है हमारे पास चीजें। R1 and R2 must be hydrophobic। ये जो R1 and R2 है, it should be और it must be hydrophobic in nature। ओके, हाइड्रोफोबिक मतलब लिपोफिलिक, जो रिसेप्टर से इजीली अटैच हो सकता है। एग्जांपल फिनिल साइक्लोहेक्सिल, फिनिल ग्रुप लगा सकते हैं, बेंजीन ग्रुप लगा सकते हैं, साइक्लोहेक्सिल लगा सकते हैं, मतलब 6 मेंबर रिंग विदाउट डबल बॉन्ड, उसको हम साइक्लोहेक्सिल कहते हैं। साइक्लोपेंटिल 5 मेंबर रिंग विदाउट डबल बॉन्ड, उसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटिल। तो ये सारे ग्रुप अगर होते हैं इस दोनों जगह पर, तो हमें एक्टिविटी अच्छी तरह से मिलती है। देन R1 एंड R2 शुड बी कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ओके, तो ये जो रिंग है, जो साइकिल है, वो कार्बोसाइक्लिक होनी चाहिए या फिर हेट्रोसाइक्लिक होनी चाहिए। एंड एक और चीज आपको समझने की जरूरत है, ये शुड बी अनआइडेंटिफाइड, मतलब अनआइडेंटिकल, मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए। R1 शुड बी डिफरेंट देन R2। अगर R1 साइक्लिक है तो इट इज बेटर दैट R2 शुड बी चेन स्ट्रक्चर। एक अगर साइक्लिक है तो दूसरा अगर चेन स्ट्रक्चर में है, तो अच्छी तरह से एक्टिविटी हमें मिल सकती है। और यहाँ पर जितना बड़ा ग्रुप होगा, लार्ज ग्रुप एनहांसेस बाइंडिंग एंड ब्लॉकिंग। जो जितना बड़ा ग्रुप हम यहाँ पर यूज करेंगे, जितनी बड़ी चेन यूज करेंगे, जितना बड़ा साइकिल यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा वो रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच होगा और वो एसिटिल कोलिन के साथ कॉम्पीट करके यहाँ पर जाकर अटैच करेगा और ब्लॉक कर सकेगा। ओके, तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही हम एसिटिल कोलिन को ब्लॉक कर सकेंगे। देन R3 जो ग्रुप है उसके बारे में बात करेंगे। R3 ग्रुप कौन सा होना चाहिए, या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए या फिर हाइड्रोक्सी मिथिल ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से CH3OH या फिर सिर्फ OH ग्रुप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, लोन पेयर करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें पता है एसिटिल कोलिन का भी एक प्लस पॉइंट क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो हमारा जो भी ड्रग है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। ओके, तो जिसके साथ लड़ना है उसके पास क्या खासियत है उसको समझ लो, और उसी तरह उससे कुछ ज्यादा खासियत हमारे ड्रग में डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसको हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म भी कहते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से R3 ग्रुप अगर हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी मिथिल है, देन इंक्रीजेस द एक्टिविटी। देन नेक्स्ट जो बीच का लिंकेज है एक्स ग्रुप, यहाँ पर देखो एक्स ग्रुप जो है वो अगर ईस्टर ग्रुप होता है, देन इट इज मोस्ट पोटेंट सब्स्टिट्यूएंट। ईस्टर ग्रुप अगर यूज कर, बाकी भी आपको मिल जाएंगे वहां पर, अमाइड मिल जाएंगे, ईथर मिल जाएंगे, लेकिन अगर ईस्टर में हम यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। देन ये जो बीच की लिंकेज है उसमें अगर 2 कार्बन की चेन हम यूज करते हैं जो कि ऑलरेडी एसिटिल कोलिन में प्रेजेंट में, तो उसकी तरह हम यूज करते हैं, दैट इज मोस्ट पोटेंट कंपाउंड। 3 कार्बन का भी चलता है, 4 कार्बन का भी चलता है, लेकिन 2 कार्बन का अगर हम कंपाउंड लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर काम करता है। देन जो नाइट्रोजन है हमें पता है इट शुड बी आइडेंटिकल विथ, अगेन आइडेंटिकल विथ आवर एसिटिल कोलिन, वो भी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड चाहिए। ये प्राइमरी भी नहीं चाहिए, सेकेंडरी भी नहीं। दिस नाइट्रोजन शुड बी मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसको क्या करना है, इस रिसेप्टर के निगेटिव चार्ज, ये भी हमने देखा है किस निगेटिव चार्ज, एक अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड का जो निगेटिव चार्ज है उसके साथ अटैच होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एसिटिल कोलिन जहाँ पर बाइंड होता है वहीं पर जाकर इसको बाइंड होना है, तो एसिटिल कोलिन के पास जो खास बात है वो इसके पास होनी चाहिए। तो these are some SAR points। सम एक्शन यहाँ पर मैंने यहाँ पर इनलिस्ट किया है उसके कॉमन एक्शन, जो ड्रग्स हार्ट के ऊपर काम करते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो हम क्यों ब्लॉक करते हैं एसिटिल कोलिन का जो इफेक्ट है उसको हम क्यों ब्लॉक करते हैं। तो मान लो M2 रिसेप्टर के ऊपर एसिटिल कोलिन काम करता है जनरली, और हार्ट रेट को कम करता है। M2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन हार्ट। तो अगर ब्रैडिकार्डिया है,
ब्रैडीकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एसिटिलकोलिन का इफेक्ट कम कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रैडीकार्डिया है और एसिटिलकोलिन क्या कर रहा है, M2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होकर उस हार्ट रेट को और कम कर रहा है। तो हम M2 को ब्लॉक करेंगे और हमारे जो ड्रग है वो M2 ब्लॉकर होंगे, स्पेसिफिकली M2 को ब्लॉक करने वाले ड्रग हम यूज करेंगे। और वो क्या करेंगे, M2 को ब्लॉक करेंगे, मतलब एसिटिलकोलिन जाकर M2 के ऊपर अटैच ही नहीं होगा, और अटैच ही नहीं होगा तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो इट विल कॉज टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो टैकीकार्डिया कब होना चाहिए, इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट। ओके, तो ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन में हम यूज करते हैं ये ड्रग्स। कौन से ड्रग, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। आई आई में होते हैं M3 रिसेप्टर, उसको ब्लॉक करेंगे तो माइड्रेसिस होगा। हमें पता है जब कभी भी रेस्ट और राइज सिस्टम एसिटिलकोलिन क्या करता है, म्यूसिस करता है, आंखों को शांत करता है, आंखों की जो आइरिस है या फिर प्यूपिल है उसको रिलैक्स करता है, उसकी साइज कम करता है। ओके, तो आई के ऊपर M3 ये जो ड्रग है वो एक्ट करेंगे, और जो म्यूसिस है उसके ऑपोजिट इफेक्ट दिखाएंगे, दैट इज माइड्रेसिस करेंगे और साइक्लोप्लेजिया इफेक्ट दिखेगा। व्हाट इज साइक्लोप्लेजिया, इट इज अ पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन। हमारे प्यूपिल की साइज जो कम ज्यादा होती रहती है उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। जितना भी लाइट अंदर आता है, अमाउंट ऑफ लाइट अपने आंखों के अंदर जितना जा रहा है उसके अनुसार ये जो हमारे प्यूपिल है उसकी साइज कम ज्यादा होती रहती है। तो ज्यादा अगर लाइट है, ज्यादा अगर बाहर लाइट है अमाउंट, तो इसकी साइज कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा लाइट से हमारे रेटिना डैमेज हो सकता है। और जब कम लाइट है तो हमारे प्यूपिल की साइज बढ़ती है, क्योंकि मैक्सिमम लाइट हमारे रेटिना तक पहुंचनी चाहिए। तो इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कहते हैं अकोमोडेशन। तो उसको आप पैरालिसिस करते हैं ड्रग M3 को ब्लॉक करके, ये जो अकोमोडेशन की पावर है ये खत्म कर देते हैं टेम्पररीली। तो जो आंख ऐसी खुली रहेगी तो खुली ही रहेगी। तो ये हम कब यूज करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी। अगर आंखों की सर्जरी करनी है, रेटिना की सर्जरी करनी है, या फिर कैटरैक्ट की सर्जरी करनी है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये ओपन रखते हैं। तो M3 ब्लॉकर हम ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट, ब्लैडर में भी M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, डिक्रीज यूरिनेशन ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर। वो रिलैक्सेशन करता है ब्लैडर का जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूरिन बाहर आएगा, ब्लैडर का जब भी रिलैक्सेशन होगा तो यूरिन अंदर ही रहेगा। ओके, तो डिक्रीज यूरिनेशन। देन ये जनरली हम छोटे बच्चों में करते हैं, जो रात में बच्चे यूरिनेशन करते हैं बेड के ऊपर, तो उनमें हम यूज करते हैं। जीआईटी में काम करेंगे, M1 और M3 को ब्लॉक करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, मतलब ये ब्लॉकिंग एक्शन है, इनको ब्लॉक करने वाले ड्रग। कौन ब्लॉक करते हैं, ये एंटागोनिस्ट। तो अगर ये एंटागोनिस्ट M1 M3 को ब्लॉक करेंगे तो जीआई की मोटिलिटी कम होगी, डाइजेशन कम होगा। तो जब कभी भी ज्यादा मोटिलिटी होती है तो ज्यादा मोटिलिटी की वजह से कभी कभी पेट में क्रैम्प आ जाते हैं, पेट में मोच आ जाती है, अंदर की जो टिश्यू है उसमें मोच आ जाती है, उसको स्पाज्म कहा जाता है, स्पाज्म। तो अगर पेट में क्रैम्प आते हैं तो उस क्रैम्प को निकालने के लिए हम देते हैं एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट। ओके, एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट। तो ज्यादा ओवर एक्टिविटी जब होती है जीआई ट्रैक्ट की, तो उसको कम करने के लिए, जीआई मोटिलिटी को कम करने के लिए हम देते हैं एंटी स्पाज्मोडिक। ये आल्सो डिक्रीज एसिड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी एसिड की क्वांटिटी बढ़ती है तो अल्सर पैदा होते हैं जीआई ट्रैक्ट में, तो हम उसकी क्वांटिटी कम करने के लिए एंटी अल्सर एजेंट हम इसमें देते हैं। इसका एक साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ओके, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, जीआई मोटिलिटी कम होती है इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। लंग्स, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे लंग्स के, उससे होगा ब्रोंकोडायलेशन। हमने देखा था कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है एसिटिलकोलिन, तो ये क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेशन करेंगे, जो हम यूज करेंगे इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट, सम साइड इफेक्ट, डिमेंशिया। आपको पता है ये साइड इफेक्ट है कि जो अगर हम नॉन सिलेक्टिव यूज करते हैं तो वो ब्रेन में भी काम करेंगे। तो हमें पता है एसिटिलकोलिन मेमोरी में बहुत काम करता है, मेमोरी किसी भी चीज को याद रखने में काम मदद करता है। तो ये ड्रग क्या करेंगे, इनका साइड इफेक्ट क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी कम होती है, जिसको डिमेंशिया कहा जाता है। डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। और हाइपर एक्टिविटी, आदमी कुछ सोच नहीं सकता, हाइपर एक्टिव हो जाता है। ओके, so these are some pharmacological actions of this cholinergic antagonist. लास्ट पार्ट अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वही कुछ ड्रग्स, इसके कुछ
ड्रग्स और उनके IUPAC नेम, वहां पर ये हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। वी विल स्टार्ट कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, उसके स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम। तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट उसमें दो क्लास आते हैं ब्रॉडली। एक तो आते हैं नेचुरल एजेंट, जिसको सोलेनेसियस अल्कोलॉइड या फिर प्रोपेन अल्कोलॉइड भी कहा जाता है। ओके, एट्रोपा बेलेडोना, ये जो प्लांट है उससे हम उसको डिराइव करते हैं, एट्रोपा बेलेडोना बिलोंगिंग टू फैमिली सोलेनेसी। तो सोलेनेसियस अल्कोलॉइड भी कहा जाता है या फिर प्रोपेन अल्कोलॉइड भी इनको कहा जाता है, क्योंकि उनमें बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो मेन स्ट्रक्चर होता है ट्रोपेन का। तो बाकी ड्रग के स्ट्रक्चर देखने से पहले हम समझ लेंगे कि ट्रोपेन का स्ट्रक्चर और उसका IUPAC नेम किस तरह से हमें देना है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है हमारा ट्रोपेन का, जिसमें दो साइकिल एक दूसरे के साथ अटैच है, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अटैच है। और यहाँ पर दो साइकिल एक दूसरे के साथ अटैच होने के बाद ये विद द हेल्प ऑफ वन ब्रिज, एक ब्रिज है जिसमें एक नाइट्रोजन ब्रिज की तरह काम करता है। तो अटैचमेंट कहाँ पर है, 1 और 5 पोजीशन के ऊपर अटैचमेंट है। और अटैचमेंट के तीन साइड, एक साइड पे अटैचमेंट के एक साइड में 3 कार्बन है, दूसरे साइड में 2 कार्बन है, इसको हम अटैचमेंट कहेंगे। ओके, तो अटैचमेंट के एक साइड में 3 कार्बन, दूसरे साइड में 2 कार्बन और तीसरे साइड में नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसको नंबरिंग देनी है IUPAC के हिसाब से, स्टार्टिंग फ्रॉम अटैचमेंट, अटैचमेंट से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो 8 पोजीशन के ऊपर मिथिल ग्रुप है, इसलिए 8 मिथिल। देन 8 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम एजा कहते हैं एज पर हेट्रोसाइक्लिक नेमिंग। तो 8 एजा बायसाइक्लो मीन्स दो साइकिल्स एक दूसरे के साथ अटैच है, इसलिए बायसाइक्लो। और साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से अटैच है, ये एक स्पेशल रूल है IUPAC का कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो जब उनकी अटैचमेंट है, उन अटैचमेंट के एटम को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी साइड्स है उतनी साइड्स के एटम को हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर ये मिटाता हूँ और ये डायरेक्टली इस तरह से अटैच रहते, इस तरह से अटैच मतलब कुछ भी बीच में अगर अटैचमेंट नहीं है, ओके, तो यहाँ पर इस साइड में कितने आइटम, राइट साइड में 1 2 3, तो 3 मैक्सिमम साइड, मैक्सिमम आइटम जितने भी होंगे उतने हमें मेंशन करने होते हैं। तो मैक्सिमम इस साइड में 3 आइटम है, तो 3 पहले मेंशन किए, फिर लेफ्ट साइड में 2 मेंशन किए, और यहाँ पर पहले नाइट्रोजन था, एक आइटम था इसलिए 1। अगर नाइट्रोजन नहीं होता, डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो यहाँ पर आ जाता 0, क्योंकि ब्रिज के ऊपर जो अटैचमेंट है उसके ऊपर एक भी आइटम नहीं है। ओके, लेकिन इसमें है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए एक आइटम के लिए हमें लिखना है यहाँ पर 1। लास्टली 8 मेंबर की रिंग है, कुछ भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ऑक्टेन। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर which comes in almost all propane alcohol। तो प्रोपेन के सारे अल्कोलॉइड। तो ये तो बेसिक आपको नॉमेनक्लेचर में हर जगह पर मिलेगा, ये नॉमेनक्लेचर और ये IUPAC नेम, सिर्फ अलग अलग आपको उसकी साइड चेन को स्टडी करनी है। तो एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है, इसमें देखो एट्रोपिन में जो ट्रोपेन है ये स्ट्रक्चर को सिर्फ घुमाया है, नीचे की तरफ घुमाया है। ये नाइट्रोजन मतलब ये जो 7 और 6 पोजीशन है इसको नीचे की तरफ पलटाया है और 7 6 इस तरफ से आए हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है। मतलब इट इज आल्सो ट्रोपेन, ये कुछ अलग नहीं है, थोड़ा स्ट्रक्चर को लिखने का तरीका बदला है, इसलिए दोनों स्टाइल से मैंने यहाँ पर निकाला है। कुछ बुक में इस तरह से भी लिखा जाता है, कुछ बुक में इस तरह से भी। तो 6 7 पोजीशन का जो कार्बन है उनको इन्वर्ट किया है, दूसरे साइड में लाया है और इस तरह पे लिखा है। ओके, तो वही ट्रोपेन है, कुछ अलग नहीं है। प्रोपेन के तीसरे पोजीशन के ऊपर जो साइड चेन है वो एक्सियल है। तो जब कभी भी साइड चेन यहाँ पर एक्सियल होती है तो इनसाइड द प्लेन होती है, तो इसको हम एंडो लिखते हैं। अगर वो इक्वेटोरियल है तो इसको एक्सो या फिर सिन लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है सिन। सिन और एंटी ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो
अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर होती साइड चेन तो उसको हम सिन लिखते। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सो है, एंडो पोजीशन के ऊपर अटैच है, 3 एंडो, उसके बाद 8 मिथिल, 8 पोजीशन के ऊपर मिथिल ग्रुप है, देन 8 एजा, ओके, ये सब हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, 8 एजा बाइसाइक्लो 3 to 1, और यहाँ पर ऑक्टेन लिखते थे, लेकिन यहाँ पर साइड चेन की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं, इसलिए ऑक्ट तीसरे पोजीशन से अटैच है, इसलिए 3 इल, ऑक्ट 3 इल, देन 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पर देखो इस पोजीशन के ऊपर 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, then 2 phenyl, 2 phenyl, then propanoate. Okay, this is ester, RCOOR. So propanoate 1 2 3, प्रोपेन और ये ester है इसलिए प्रोपेनोएट। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वीबी लाइन लिखी, वीबी लाइन मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, एस कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रक्चर में बताया नहीं, या फिर ये फिक्स नहीं है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो एट्रोपिन में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका ये फिक्स नहीं होता है, इट इज असिमेट्रिक कार्बन, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं है। लेकिन अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो जाता है, अगर हम यस पोजीशन लेते हैं, दूसरे पोजीशन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यस लेते हैं, तो यस में हम इस तरह से डैश लाइन दिखाते हैं, तो इसका ही एक आइसोमर है हायोस का, एट्रोपिन का ही ये यस आइसोमर है, इसलिए इसको यस एट्रोपिन भी कहा जाता है। ओके, तो पूरा जो IUPAC नेम है सेम, 3 एंडो 8 मिथिल 8 अजाबाइसोक्लो 3 to 1 ऑक्ट 3 इल, उसके बाद सिर्फ ब्रैकेट में आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, जो कि यहाँ पर हमने नहीं दिखाया क्योंकि फिक्स नहीं है उसका कॉन्फ़िगरेशन, कभी एस रहता है कभी आर रहता है, इसलिए फिक्स नहीं है। लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम फिक्स करते हैं तो एक अलग कंपाउंड हमें मिलता है जिसका नाम है हायोस्कार्बाइन। तो सेम स्ट्रक्चर, सेम IUPAC नेम, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वीवी लाइन निकालनी है, इस तरह से वीवी लाइन निकालनी है, और यहाँ पर डैश लाइन निकालनी है। ओके, तो आर अगर कॉन्फ़िगरेशन होता तो हम इस तरह से थिक लाइन निकालते, दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये आर नहीं, हमारा एस लाइन है, इसलिए हमें यहाँ पर एस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए डैश लाइन हमें निकालती है। बाकी दूसरा इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम में सेम स्ट्रक्चर है, लगभग सेम है, दोनों का सेम है, सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर कुछ साइड चेन अटैच है। कौन है? बाकी 3 इंडो 8 मिथिल 8 प्रोपेन 8 मिथिल 8 3 इंडो तो आपको पता है, 8 पोजीशन के ऊपर मिथिल, देन 8 प्रोपेन टू इल, प्रोपेन अटैच है, दूसरे पोजीशन से अटैच है, इसलिए प्रोपेन टू इल, देन बाकी का जो सारा स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, बाकी कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इसमें नेचुरल में लास्ट है हमारा होमेट्रोपिन। होमेट्रोपिन में 3 इंडो देन 8 मिथिल, ओके 8 मिथिल, देन 8 एजाबाइसाइक्लो 3 to 1 ऑक्स 3 इल, ये तो इतना प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया, देन हाइड्रोक्सी फिनिल एसिटेट, दिस इज हाइड्रोक्सी, दिस इज फिनिल, दिस इज एसिटेट। ओके, दिस वाज अबाउट नेचुरल अल्कोलाइड्स। नेचुरल अल्कोलाइड्स नेचुरल एजेंट है जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट की तरह काम करते हैं। इन सारे सब के यूज हम देख चुके हैं, SAR सब कुछ देख चुके हैं। लास्ट इज सिंथेटिक एजेंट। यहाँ पर हम सिंथेटिक एजेंट स्टार्ट करेंगे जो कि हम लैब में बनाते हैं, किसी भी प्लांट से या किसी भी नेचुरल सोर्स से नहीं लेते। हम सबसे पहले हम पुराने ज़माने में नेचुरल यूज करते थे, लेकिन उसमें कुछ हमने मॉडिफिकेशन के स्ट्रक्चर उनका समझ लिया, और फिर हमने हमारे हिसाब से कुछ एजेंट यहाँ पर डेवलप किए, वो सब आते हैं इस नेचुरल आर्टिफिशियल, या फिर इनको हम कहेंगे सिंथेटिक एजेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकामाइड के बारे में। ट्रॉपिकामाइड, इसका नाम ही आपको बताता है, इट इज अमाइड इन नेचर। ओके, तो अमाइड में देखो एन इथिल, नाइट्रोजन के ऊपर इथिल प्रेजेंट है, एन इथिल, देन अल्फा, अल्फा पोजीशन के ऊपर अल्फा हाइड्रोक्सी मिथिल, दिस इज हाइड्रोक्सी मिथिल ग्रुप, अल्फा हाइड्रोक्सी मिथिल, देन अगेन एन पोजीशन के ऊपर हमारा जो बेसिक मेन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर फिर से 4 पायरिडिनिल मिथिल, दिस इज 4 पायरिडिनिल, पायरिडिन साइड चेन के साथ साइड की चेन की तरह काम कर रहा है, इसलिए पायरिडिनिल, दिस इज मिथिल, 4 पायरिडिनिल मिथिल, देन फिनिल, दिस इज फिनिल,
एंड लास्ट जो बचता है हमारे पास इतना जो ग्रुप है, दिस इज एसिटामाइड। ओके, तो बीच का जो एसिटामाइड है, एसिटामाइड के नाइट्रोजन के ऊपर इथिल, अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी मिथिल, देन एन पोजीशन के ऊपर फिर से 4 पायरिडिनिल मिथिल, देन फिनिल एसिटामाइड। ओके, तो इसको हम या फिर इसको हम पूरे इसको फिनिल एसिटामाइड, दिस इज फिनिल एसिटामाइड our parent structure. नेक्स्ट इज डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड में दूसरे पोजीशन के ऊपर डाइथिल अमाइनो ग्रुप, दिस इज डाइथिल अमाइनो ग्रुप, वन वन डैश बाय, दो बार आता है इसलिए बाय साइक्लोहेक्सिल, ये भी साइक्लोहेक्सिल, ये भी साइक्लोहेक्सिल, देन वन कार्बोक्सिलेट, वन पोजीशन के ऊपर, दिस इज कार्बोक्सिलेट, दिस ऑल वन बाइसाइक्लो, वन कार्बोक्सिलेट। ओके, देन लास्ट इज हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका सॉल्ट है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड। सो दिस वाज अबाउट डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। लास्ट जो हमारे दो कंपाउंड है दैट इज ऑरफेनेड्रिन। ऑरफेनेड्रिन में एन एन डाइमिथाइल, दिस इज एन एन डाइमिथाइल, देन 2 इन ब्रैकेट 2 मिथिल, दूसरे पोजीशन के ऊपर मिथिल ग्रुप 2 मिथिल, देन फिनिल, दूसरे पोजीशन के ऊपर 2 मिथिल फिनिल, देन अगेन second phenyl, this is methoxy, and last is ethenamide. Okay, so this is ethenamide, sorry not ethenamide, इसको हम कहेंगे ethenamide. ओके, एन एन डाइमिथाइल इतना ही हमने लिखा था, इसलिए सिर्फ ये दो कवर हुआ था, यहाँ पर जो दो इथेन मिथेन है, डाइमिथिल है, वही कवर हुआ था, हमारा नाइट्रोजन बचा था, इसलिए इसको हम कहेंगे इथेनामाइड। ओके, लास्ट इज प्रोसाइक्लिडिन। प्रोसाइक्लिडिन में वन साइक्लोहेक्सिल, वन पोजीशन के ऊपर साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, देन वन फिनिल, फिर से फिनिल ग्रुप है, देन 3 पोजीशन के ऊपर एक फिर से साइड चेन को साइड चेन, इसलिए 3 इन ब्रैकेट 1 पायरोलिडिनिल, दिस इज 1 pyrolinidine. Okay, then 1 propanol, this is 1 propanol, this one whole structure is called as 1 propanol hydrochloride, this is hydrochloride, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर क्लोराइड है, इसलिए हाइड्रोक्लोराइड। so this is structure and IUPAC name of procyclidine. Okay, so these are some structures of एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, ये सब हमने देखे एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। तो इस यूनिट में हमने देखा है कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, व्हाट इज कोलिनर्जिक सिस्टम, व्हाट इज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, व्हाट आर पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट, हर एक क्लास का हमने एससीआर देखा यहाँ पर, उसके बाद उनका मैकेनिज्म देखा किस तरह से काम करते हैं, और उसके बाद उनके स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी। यहाँ पर हमारा ये जो यूनिट है, यूनिट एंड होता है।